आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। जरूरी नहीं है वो टॉक्सिक हो। यस, सम ऑफ द डिप्रेशन रिक्वायर लॉन्ग टर्म थेरेपी। ग्राउंड रियलिटी क्या है इन सब चीजों का? नाउ वी नो पीपल कैन बी एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट पीपल वो होते हैं। पेरेंट्स को बच्चों के मोबाइल चेक करना चाहिए। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, तभी आप खुश रह सकते। लोगों को एक बहुत गलत कंसेप्ट है, मैरिजेस 50-50। नो, मैरिजेस आर नेवर 50-50। इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके अभी तक तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं लोगों की, ना लोग बात करते थे इस पॉइंट पे। So being thin and being healthy and being fit, they are all different things. Problems, I think, difference of opinion और age की वजह से आती है। Seriously किसी को illness है, mental health, उसके लिए किसी दिन बेड से उतरना, नहाना एक achievement है। This is eustress. Don't try to get into a dress. Buy a dress of your size. It's not child's fault. It's the parents' fault. There's a term called nibba nibbi. मेजर इश्यूज क्या फेस करने में आ रहे हैं आज के टाइम पे? As a society, we fail to provide a safe environment to our kids and people like everyone, जिसको ये समझना है कि आप जैसे भी हो, आप वैसे ही अच्छे हो। आजकल एक तो टीनेजर्स रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने करियर को छोड़ के। सेकेंडली, आफ्टर दिस अगर आप अपने सारे थॉट्स लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, व्हाई? एंड द थर्ड पार्ट इज आज के टाइम पे आपने लोगों को ये बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, या मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, या मेरा कोई फ्रेंड डिप्रेशन में है, या मेरे किसी रिलेटिव को पैनिक अटैक आ रहे हैं। लोग ओवरथिंक इतना करने लगे हैं कि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना तो ऑलमोस्ट सभी लोग भूल चुके हैं। लोग अपने कैरियर में या प्रोफेशनल लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मेजर प्रॉब्लम हो गई सब लोगों के लिए। क्यों एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की ज़रूरत है आज के टाइम पे? आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, और आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिसेस जिज्ञासा सिंह आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने इंडियन नेवी को एज ए काउंसलर सर्व किया हुआ है। लोगों को उनकी लाइफ में हील करने में लोगों को उनकी थेरेपीज और सेशन के थ्रू मदद करती हैं वो। तो आइए हम रूबरू होते हैं मिसेस जिज्ञासा सिंह से। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप बताइए कैसे इस फील्ड में आए, क्या आपका बैकग्राउंड था, क्या स्टडीज हुई, कैसे हुई सब चीज़ें? बचपन तो हमारा ज्यादातर इंडोनेशिया में। आई वाज brought up over there till my 5th standard. इंडोनेशिया। Yeah, my father was posted there. Then हम जब इंडिया आए तो ना तो हमको हिंदी आती थी, ना हमको इंग्लिश आती थी, ना कल्चर, कुछ भी नहीं पता था। तो हमने फिर सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन लिया, हिंदी बोलना सीखा, बातचीत करनी सीखी लोकल लैंग्वेज में। देन वी वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल where we learned how to speak English, and then finally मेरे जो लास्ट के स्टेजेस 4 साल होते हैं 10th 11th 12th एंड ऑल, वो हमने बिरला से किया। ग्रेजुएशन टाइम में आई वाज परसुइंग BSc विद PCM। उस टाइम पे मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज बाय दैट टाइम मेरा माइंड बन गया था कि मेरे को फौज ज्वाइन करनी है। आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, कहीं से भी। एनसीसी ज्वाइन किया, एनसीसी में RDC में सेलेक्ट हो गए, RDC गए, वहाँ पे YP में सेलेक्ट हो गए। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं। बेस्ट कैडेट बन गए, नेशनल्स खेलने गए, शूटिंग चैंपियन बन गए। एनसीसी से इतना कुछ मिला मुझे कि मुझे लगा कि नहीं, बनना तो फौजी ही है। बाय द टाइम ग्रेजुएशन फिनिश हुई, SSB दे दिया हमने। SSB देने के बाद में आपको वेट करना पड़ता है। हमने 3 SSB दिए थे, एयरफोर्स का भी दिया था, पायलट के लिए PABT भी दिया था, देन उसके अलावा आपका नॉर्मल आर्मी का एजुकेशन ब्रांच का जब निकला था वो भी दिया था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। तब तक मैंने सोचा कि चलो PG कर लेते हैं। PG में नया कोर्स आया था, एक MSW, मास्टर इन सोशल वर्क। सबने कहा टफ है, निकलेगा नहीं। हमने कहा बैठे हुए हैं क्या करें, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। निकाल लिया, सरकारी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, टॉप भी कर लिया उसमें। अब तक हमारा SSB का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जिस टाइम आया, ठीक 3 महीने पहले हमारी एंगेजमेंट हुई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक नेवल ऑफिसर था।
ओके। अभी हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था आर्मी में, और हमारे जो अब हस्बैंड है, ऑब्वियसली उस टाइम पे फियांसे, ही वाज सर्विंग इन इंडियन नेवी एज एन लेफ्टिनेंट। सो आई हैड अ चॉइस, एंड आई हैड अ चॉइस टू ईदर जॉइन हिम और जॉइन द फोर्सेस। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, फोर्सेस तो हम वैसे भी एज एन फौजी वाइफ बन के आप वैसे भी फोर्स का हिस्सा बन गए हैं, सो व्हाई नॉट जॉइन हियर एंड देन सी व्हाट आई कैन डू विद माय करियर देयर आफ्टर विद MSW. So I finished my MSW soon after my marriage. That was my final year. Thereafter, I pursued many more courses. Many more means many more, because MSW is like a initial branch. उसके बाद में मैंने बहुत सारे, आप डॉक्टर से बात करते होंगे, साइकोलॉजिस्ट से बात किए होंगे, सब बताते हैं ना हम कोर्स परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि इट्स एवर चेंजिंग फील्ड, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो आई हैव डन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सर्टिफिकेशन इन पॉजिटिव साइकेट्री, applied diploma in psychology, modern psychology, because it is an ever evolving field. Cognitive behavior therapy is something which was never used before earlier. It's very recent branch, recent in a sense, okay, you can go back to 30, 40 years, but it's recent. And positive psychiatry is a beautiful branch again. And since then, I was married to a naval officer and I started giving my services as a counselor in Indian Navy as in the capacity of a civilian. आप सोचेंगे कि डिफेंस वाली है सिविलियन कैपेसिटी में, तो यस, बिकॉज एज इन कैपेसिटी ऑफ अ सिविलियन आई वाज सर्विंग इन द फोर्सेस। सो यूनिफॉर्म नहीं पहनी, बट यूनिफॉर्म वालों के लिए पूरी जिंदगी काम जरूर किया है। अभी आपने कुछ टर्म्स यूज किए, तो एक कॉमन पर्सन को तो उसी में बहुत कंफ्यूजन होता है कि साइकोलॉजिस्ट कौन है, क्लिनिकल काउंसलर कौन है, साइकेट्रिस्ट कौन है, तो ये थोड़ा सा हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस आई वुड लाइक टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक कॉमन वर्ड होता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट यूजुअली MBBS डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी MD की डिग्री साइकोलॉजी में लेते हैं। तो ये आपके डायग्नोसिस भी करते हैं और साथ में आपको मेडिसिन देने का अधिकार भी रखते हैं। देन कम साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट यूजुअली PhD पीपल होते हैं जो डायग्नोसिस कर सकते हैं अलग अलग मेंटल इलनेसेस के, लेकिन ये भी दवाई नहीं देते हैं। हमको दवाई देने के लिए आगे ही फॉरवर्ड करना पड़ता है डॉक्टर को। देन देयर इज अ वेरी लूज टर्म विच इज काउंसलर्स। काउंसलर्स इमीडिएट प्रॉब्लम को सिर्फ देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे आपको काउंसलर चाहिए है, आपका कोई ऑनगोइंग इश्यू चल रहा है घर परिवार में, तो अपन अगर अपने किसी बड़े के पास जाके बैठे कि आप हम दोनों को थोड़ा सा बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, वो इमीडिएट प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो होता है काउंसलर। ये वर्ड आपने अगर देखा होगा तो मैरिज के लिए जब लोग डिवोर्स के लिए जाते हैं उनको काउंसलर दिए जाते हैं, उनको थेरेपिस्ट नहीं दिए जाते हैं। ओके, I'm a therapist, I'm a psychotherapist and I'm a clinical psychotherapist. So their difference क्या है कि मैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकती हूँ। I understand a patient from behalf कि अच्छा इसका ये डायग्नोसिस है, तो उसकी दवाइयां जो साइकेट्रिस्ट ने दी है वो चलेंगी, साथ के साथ में उसकी जो थेरेपी चलेगी वो मैं करती हूँ। That therapy part comes to me. And आपको दवाई तो आपकी कितने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना until से सब big illness वो उतने में आपकी खत्म हो जाती है। So weaning off from medicine, और उसके बाद आपकी लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम दोबारा आए और आप उस जगह ना पहुंचे, उसके लिए आपको थेरेपी लेनी पड़ती है। देयर इज वेयर माय रोल कम्स इन। इट इज बेस्ड ऑन योर डीपर इश्यूज। वो सिर्फ ऑनगोइंग इश्यू को नहीं देखता है एक थेरेपिस्ट, वो डीपर इश्यूज को देखता है। एंड टॉक थेरेपी इज अ बिग पार्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऑल्सो, एज वेल एज एन साइकोथेरेपिस्ट। ओके, सेम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, जैसे टर्म्स आजकल जो यूज कर रहे हैं लोग कि मैं स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी मुझे बहुत हो रही है, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सब एक ही हैं या इनके क्या लेवल्स हैं, ये क्या है, थोड़ा सा आप और इनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। मधुर, आई एम दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मैं हमेशा से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। इतनी लूजली टर्म यूज होते हैं, मेरे को तो पैल्पिटेशन होने लगे। आपने एक छोटा सा अपना कोई प्रोजेक्ट आपने फिनिश नहीं किया या आप सही टाइम पर नहीं पहुंचे और आप लूजली बोलते मुझे पैल्पिटेशन होने लगी, मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ कि मेरे को एक छोटा सा ये। जिनको एक्चुअली डिप्रेशन होता है, जिनको एक्चुअली पैल्पिटेशन होते हैं, दे आर बिग इश्यूज, दे नीड टू बी सॉर्टेड। यू नीड टू सी अ डॉक्टर, यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट, यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट टू गेट देम रिमूव। ऐसे नहीं जैसे स्कूल के बच्चे चलते फिरते बोल देते। मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इतना लूजली जो टर्म यूज होता है या मीडिया में यूज होता है, देयर इज अ डिफरेंस। मैं एक बहुत ईजी एग्जाम्पल दूंगी समझने के लिए। एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। जब हम पास्ट को लेके बहुत परेशान रहते हैं या सोचते रहते हैं, दैट इज मेजरली डिप्रेशन।
जब हम आने वाले समय को, फ्यूचर को लेके बहुत परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, दैट इज एंजाइटी। करंट इवेंट को लेके जब हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। आप बोलो स्ट्रेस भी दो तरह के, यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस, फर्क क्या है? आपके एग्जाम है, आप पढ़ रहे हो, लास्ट डेट आने वाली है, तो आपके अंदर ना एक घबराहट आती है, यार एग्जाम की डेट आ गई है, परसों एग्जाम है, अब तो मैं दबा के 48 आवर्स पढ़ूंगा। तो वो जो प्रेशर में आप काम करते हो, आप अच्छा करते हो क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है। दिस इज यू स्ट्रेस। आपने दबा के काम किया, उस स्ट्रेस के साथ में आपका एग्जाम हुआ, आपने एक्चुअली अच्छा कर लिया। नाउ एग्जाम खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए ना। अगर ये स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ और ये अब चला जा रहा है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया, उसके बाद में चला जा रहा है एक नया, उसी स्ट्रेस को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये बन जाता है डिस्ट्रेस। नाउ दिस इज समथिंग दैट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। Depression, yes, some of the depression require long-term therapy, they require medication, it's a team effort. I alone cannot treat a depression patient. You have to do diagnosis, you have to do testings, and then the therapy part comes. तो वो आपका डायग्नोसिस आपके डॉक्टर ने बोल दिया, यस आपको है, फिर आप टेस्टिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास होगे, उसने भी आपको 100% प्रूफ कर दिया ये है, देन यू गो टू अ थेरेपिस्ट एंड देन योर थेरेपी स्टार्ट्स। ओके, तो वहां पे डॉक्टर के पास तो बहुत लोग आते हैं ना, ही कैन सिट एंड गिव 1 hour 1.5 hour टू ईच पेशेंट। दैट इज वेयर AZOP कम्स इन, इट्स अ टीम एफर्ट। एज ए काउंसलर या आप जब लोगों की काउंसलिंग करते हैं या उनको हील करते हैं, तो मेजर इश्यूज क्या फेस करने में आ रहे हैं आज के टाइम पे आपके हिसाब से? Yeah, I was attached with Indian Navy Hospital and I was working there as psychological counselor. वहां पे जो हमने देखा वो वर्क रिलेटेड ही होते थे, क्योंकि शिप वगैरह बहुत मुश्किल लाइफ है, फौजी की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड फौजी, आई एम मेजरली यूजिंग फॉर इंडियन नेवी, बिकॉज मेरी लाइफ वहीं पे 23 साल मेरे पूरे वहीं पे निकले हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। डिफिकल्ट लाइफ है, इट्स नॉट ईजी। आप एक कन्फाइंड स्पेस में, एक शिप पे, आपको एक ही काम करना है, परिवार से दूर है, अचानक से आपका कॉल आ जाता है, आपकी रात में सेलिंग हो गई, आप गए हो शिप के ऊपर, शिप इज ऑल ओके, कल सुबह सेल होना है, बट सडनली देयर कम्स अ कॉल कि नहीं नहीं अभी शिप को सेल करना है, तो आप परिवार को बता भी नहीं पाते हो कि आप जा रहे हो, आप चले जाते हो। वहां पे पीछे आपका परिवार, आपकी बीवी हो सकता है फुल टाइम प्रेग्नेंट है, आपकी मदर बहुत बीमार है, हो सकता है आपके फादर ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है। Now what you do, you go and you take care of your duty, because duty service it is like simple। पहले आता है राष्ट्र, फिर आता है आपका सर्विस, जिस भी आप ग्रुप को या यूनिट को बिलोंग करते हो, फिर आपके फेलो मैन आते हैं, उसके बाद में आपका अपना परिवार, या उसके बाद में आपके अपने लोग आते हैं, सबसे आखिरी में आप खुद आते हो। तो इट्स नॉट इजी इन देयर, बहुत डिफिकल्ट है। मैरिज के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे। सेम चीज, जब आप रहते ही नहीं हो तो ऑब्वियसली आप शादी करके लाए हो, उसकी तो अपनी खुद की कुछ इच्छाएं होंगी कि मेरा पति शाम को 6 बजे आएगा, हम घूमने जाएंगे, हम मूवी जाएंगे। नॉर्मल नेवी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये एज बहुत लेट आती है, जब आपका पति भी ही इज अशोर पोस्टेड, वो शाम को घर आता है, आप उसको देख रहे हो, बट तब तक आप अपनी 40s में पहुंच चुके होते हो। उससे पहले ये टाइम जब आपको जरूरत होती है तो यही होता है, यू आर इंटरडिपेंडेंट। तो मैरिज के केसेस आ रहे हैं, दूसरा बच्चों के केसेस बहुत आ रहे हैं, एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। सो मेजरली जो मेरे पास में आता है, एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी आता है, बहुत कॉमनली आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि समझ उतनी लोगों को होती नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या अगर बच्चा नहीं बच्चा सपोज 6 महीने पे हो गए, तो हार्मोनल चेंज तो उतने ही हो है ना, उसके बाद भी डिप्रेशन हो ही रहा है ना, बॉडी में तो वही चेंजेस हुआ है ना। ये चीजें जो है वो समझ में लोगों को उतनी नहीं आती है। लोनलीनेस का इश्यू, फटाफट पोस्टिंग आ रही है, आप दोस्त बना नहीं पाते, उससे पहले आपको जाना पड़ जाता है। आपका अपना कैरियर, स्पेशली फॉर वुमेन हु आर नॉट पार्ट ऑफ नेवी, एज इन दे आर नॉट ऑफिसर्स, उनके जॉब छूट जाते हैं, कोलीग्स छूट जाते हैं, जगह छूट जाती है। सो दीज वो एडजस्टमेंट इश्यूज बोलते हैं, एडजस्टमेंट इश्यू, देन मैरिटल डिसहार्मनी, ये देन मोबाइल एडिक्शन, ये 3 मेजर इश्यूज जो थे वो आते थे। इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके अभी तक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं लोगों की, ना लोग बात करते थे इस पॉइंट पे, क्योंकि पहले शायद हम लोग दोस्तों से शेयर कर लेते थे या फैमिली में कॉन्वर्सेशन होता था प्रॉपर। बट आज के टाइम पे ना तो लोगों के पास इतना टाइम है और ना लोग अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंस रखती है अकॉर्डिंग टू यू?
I'll differ here. मेरा डिफरेंस इसलिए है, मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले भी होते थे, मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी भी होते हैं। जैसे पहले भी लोगों को थायराइड की बीमारी होती थी, हाइपरटेंशन होता था, छोटी एज में उनको हार्ट अटैक से डेथ हो जाती थी, डायग्नोसिस नहीं होते थे। इसके लिए हमको लगता था कि पहले तो अरे वो तो लेटे लेटे चले गए, इस उम्र में गए, उस उम्र में गए, उनको कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा नहीं होता है, पहले भी था। इनफैक्ट बहुत मीम्स बनती हैं इंडियन फैमिली की डिप्रेशन को लेके। अगर कोई बच्चा बोले मम्मा मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, मम्मी बोलती जाओ बेटा उस कमरे में डिप्रेस होकर वापस आ जाना, एंड हो गया खत्म। ओके, बात हमारे यहाँ पे कभी भी डिप्रेशन को लेके हुई नहीं। डिप्रेशन तो चलो बहुत डार्क वर्ड है, इजी वर्ड भी। अगर हम स्ट्रेस को लेके देखें, टेंशन को लेके देखें, तो या आप बोल सकते हो हमारे पास में, जैसे आपने शुरुआत में क्या बोला था, आजकल सबके पास पैसा है। पहले रोटी कपड़े मकान की ही जद्दोजहद में रहते थे लोग, कि उनके पास में इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए समय नहीं रहता था, लेकिन अफेक्ट बॉडी पे तब भी आता था। आज की डेट में अगर एक गरीब मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, उसके घर में ही बेटा सुसाइड कर लेता है, आप बताओ वो कितने दिन शोक मनाएगा? टेल मी। ज्यादा नहीं मनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरे दिन उसे काम पे जाना है, वो उस बच्चे के दुख से उबर आता है जल्दी, उसका रेजिलियंस ज्यादा है। ओके, एंड अगर यही चीज अगर किसी दूसरे घर में होती है जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, या जिनके पास में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उनको ज्यादा टाइम लगता है। सो ये पहले हमारे संग ही था, हम लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे, प्रीवियस जनरेशन, तो उनको भी होता था स्ट्रेस, टेंशन, लेकिन उनके पास में बाकी जिम्मेदारियां इतनी होती थी कि वो इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते थे। इसके लिए अगर आज आप देखोगे कि 50 या 60 साल के व्यक्ति का चेहरा या बॉडी, आप बोल नहीं पाओगे इसकी उम्र कितनी है। और पहले 40-45 में आते आते, मूवीज देख लो, आप मूवीज देख लो, 24 साल का हीरो है, उसकी माँ एकदम बूढ़ी, सफेद बाल, सफेद बाल के संग में, और आज की आप माँ देख लो, आप बता नहीं सकते ये गर्लफ्रेंड है बेटे की, ये माँ है। सो दिस इज बिकॉज हमको स्ट्रेस को हैंडल करना अब हम बात करने लगे हैं, सीखना आ गया है, हम उसमें स्टार्ट कर दिए हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ इज नॉट अ डे एफर्ट, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ चेंज इन योर थॉट प्रोसेस। आजकल हम लोग हर जहाँ भी हम लोग दोस्त बैठते हैं या कोई पार्टी में जाते हैं, तो कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो पार्टी से भी अलग है, जो करंट इवेंट चल रही है उसमें ना पार्टिसिपेट करेगा, और वो ऐसे इवेंट और पार्टिसिपेट इवेंट्स मिस भी नहीं करना चाहता है। तो उस टाइम क्या उनके दिमाग में चल रहा होता होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति कई प्रकार के हो सकता है। पीपल कैन बी एक्सट्रोवर्ट, पीपल कैन बी इंट्रोवर्ट, लेकिन नाउ वी नो पीपल कैन बी एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट पीपल वो होते हैं जिनको पार्टी करने का तो शौक है, लेकिन अपनी तरह के लोगों के साथ में, जिनको घूमने का शौक है, लेकिन अपने तरह के लोगों के साथ में, अपनी तरह की सराउंडिंग जो कंफर्टेबल हो उसके साथ में। कई दिन उनको लगता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, कई दिन को लगता है नहीं यार मेरे को जाना है, बिल्कुल आज तक दबा के पार्टी करनी है। सो एम्बीवर्ट पीपल पहले हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। पहले की जो पर्सनालिटी टेस्ट या जो भी चीजें थी वो बहुत लिमिटेड स्कोप में रहती थी। अभी ऐसा नहीं है। अभी इट इज वेरी क्लियर दैट यस, इट इज नॉट कि जस्ट बिकॉज मेरे को आज हाई मूड हुआ है, कल लो मूड हुआ है, मैं बाइपोलर हूँ। नो, इट डजंट मेक यू अ बाइपोलर बिकॉज टुडे यू हैव हाई मूड एंड टुमारो यू हैव लो मूड। देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स। यू नो, आई एम अ क्लिनिकल सोशल वर्कर। व्हाट इज अ क्लिनिकल सोशल? मैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ मिलिट्री कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में मैंने क्लिनिकल सोशियोलॉजी पढ़ाई है, पढ़ाती हूँ। आप ये देखो उस सब्जेक्ट में पढ़ाते क्या है, उसमें आपको साइकोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव से कि आपके घर के माहौल, आपके पड़ोस के माहौल, आपके वर्क प्लेस के माहौल की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ कैसे आप सही कर सकते हैं या कैसे खराब होती है, उसको समझ के आपके ऊपर काम करना। ये तो जो व्यक्ति अगर एक पार्टी में जा रहा है, वो कोना पकड़ के बैठा हुआ है, अगर उसका मन नहीं है, उसका मन है पार्टी में, तो वो अपने जैसे लोगों का या तो वेट कर रहा है कि उसके टाइप के या उसके फ्रेंड्स उसे मिल जाए, देन यू सी हाउ ही कम्स आउट। बट जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन वाले पेशेंट बड़े खुश दिख जाएंगे आपको, वो फेक कर देंगे। आपने सुसाइड के जितने केसेस अगर आपने आसपास देखे हो, दो तरह के सुसाइड मेजरली अब हम देखते हैं। एक होता है जो एक्चुअली बीमार व्यक्ति होता है जो सुसाइड करता है, दूसरा होता है जो मोमेंटरी एंगर में करता है। मेरी आपकी लड़ाई हुई, आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने कहा आप देख लो, वर्ड वापस ले लो नहीं तो मैं लटक जाऊंगी, एंड यू से कि हाँ जाओ तुम करके दिखाओ। और बीवी गई एंड शी इज जस्ट शोइंग हर हस्बैंड दैट शी कैन डू, शी डजंट वांट टू डू, शी इज एंग्री, and in anger she does, that's one type. The other type is actually the person who requires help,
who needs to be reach out. सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम उन लोगों को देखते हैं और वो लोग आपको नॉर्मल पब्लिक में दिखता है. आपको अलग कोने में बैठे हुए जो लोग हैं, हो सकता है उनको इश्यू हो, बट जरूरी नहीं है कि सुसाइडल पेशेंट या डिप्रेशन पेशेंट आपको वैसा ही दिखे. दे कैन फेक, बिकॉज हमको लगता है ना एक मुखौटा करना है. रिसेंटली अभी एक यूट्यूबर थी, शी वॉज वेरी चिपी एंड गुड ऑन हर पेज, टिकटॉकर सॉरी, एंड देन लेटर ऑन शी कमिटेड सुसाइड एंड शी वॉज हार्डली 23-24 ईयर्स ऑफ एज. तो 23-24 साल में जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे हैं, शी इज गुड लुकिंग, शी हैज गॉट लाइन लगी है लड़कों की, घर वाले भी अच्छे हैं. व्हाट had triggered, and आपको उसका लास्ट डे का जो टिकटॉक वीडियो है वो देख के आप बता नहीं सकते हो कि ये अगले दिन सुसाइड करने वाली है. So that question that you asked me, it doesn't have a very crisp answer. Mental health is never a crisp thing. We work in spectrum. आपने ऑटिज्म देखा होगा, आप जब ऑटिज्म के लिए चेक कराने जाते हो बच्चे को, तो वो स्पेक्ट्रम में आता है. जैसे हम बुखार को डिग्रीज में नापते हैं, ऐसे हम मेंटल हेल्थ को स्पेक्ट्रम में नापते हैं. गुड, वेरी गुड, बैड, मतलब इट इज अ स्पेक्ट्रम. आज के टाइम में एक प्रॉब्लम ये भी है हर रिलेशनशिप में कि जो आदमी अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझता है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसके फैमिली मेम्बर्स को चेंज करना चाहता है. कई बार वो चेंजेस अच्छे भी होते हैं दूसरे लोगों के लिए, बट वो उसे अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स. लाइक जिम जाना अच्छा है बट नहीं जा रहे हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स, या हम डाइट की बात करें या हेल्दी फूड की बात करें. तो ये इस वाले पार्ट पे कौन गलत है, जो चेंज करवाना चाह रहा है या जो चेंज नहीं हो रहे हैं? यू नो, सबसे ज्यादा तो थेरेपी में लोग आते हैं ना, वो इसलिए नहीं आते उन्हें थेरेपी चाहिए, वो इसलिए आते हैं जिनके संग रहते हैं उनकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं. सो थेरेपी घर वालों को चाहिए रहती है, लेकिन क्योंकि वो आते नहीं है, सो वी गेट द क्लाइंट हु इज कमिंग टू अस कि ओके, आई एम स्ट्रेस बिकॉज ऑफ माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, माय फादर, माय मदर, माय स्पाउस, व्हाटएवर, या बच्चा जो भी है, ब्रिंग दी फैमिली वन बाय वन, एंड देन इवेंचुअली सबका अपना अपना पर्सनल थेरेपी के बाद में वी हैव अ सेशन ऑफ अ फैमिली टुगेदर, वेयर वी एज एन थेरेपिस्ट जस्ट सिट एंड at times just mediate, but we don't interject. It is just for them to speak out and finish the differences. Problems, I think, difference of opinion और age की वजह से आती है. There is some word called cultural lag. Cultural lag का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया बहुत तेजी से, कल्चर का एडवांसमेंट धीमे धीमे हो रहा है. तो ये जो लैग आ गया टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच में, दिस इज कल्चरल लैग. ये होता है जो हमारी जनरेशन में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है बढ़िया कि ऑनलाइन हम योगा कर सकते हैं, लेकिन हमारी मम्मी तो जाने को रेडी नहीं है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, और हमने उनसे कहा कि आप लैपटॉप पे कर लो, तो लैपटॉप पे कोई योगा कैसे कर सकता है? नाउ दे नॉट रेडी टू इस चीज को एक्सेप्टेंस करना कि जब पर्सनली कोई मेरे संग बैठा नहीं है, मुझे करा नहीं रहा है, तो मैं कैसे योगा कर सकती हूँ? ये कौन सी एक्सरसाइज है जो आप टीवी पे देख के कर लो? There are walks, 5 kilometer, 6 kilometer walk or 10 kilometer walk which you can do at home, looking at a video for 45 minutes. Okay, but अगर आप अपने घर वालों को बता दो कि अपन कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है, काम करते हैं, एक वीडियो लगाते हैं, अपन कर लेते हैं, they'll be like, are you crazy? पकौड़ा बनाओ, चाय बनाओ, बारिश हो रही है, बैठ के खाते हैं. Okay, this is cultural lag. It's very difficult to fill this gap until and unless constantly आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, constantly. बराबर आपको वही चीज उनको रिपीटेडली बहुत पेशेंस के संग में बतानी पड़ती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3, 5, 7 years, sometimes 20 years, they understand and they adapt and change. जो व्यक्ति अपने मन से थेरेपी नहीं आता है, you cannot change a person. The easiest thing to change is what? Yourself, your own thoughts. You cannot change your circumstances. क्या तुम अपने चारों तरफ के लोगों को बदल सकते हो? तुम अपने आसपास की गंदगी को साफ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. अगर पूरी दुनिया में कांटे पड़े हुए हैं तो तुम क्या करोगे? झाड़ू लेके साफ करोगे या चप्पल पहनोगे? Give me an answer. चप्पल पहननी. You have to change your thoughts. You cannot. So what we teach is कि अगर तुम्हारे घर वाले बहुत ज्यादा खराब है, नहीं चेंज हो रहे हैं और तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते हो, तो we help a person to become more stronger to face those people and live a happy life. If they choose to leave that family or that person, then we help that person to become stronger, to come out of that relationship and live an independent life. तो idea एक simple है कि मेरे को आपको resilient या आपको strong बनाना है to face your own things, but the choice has to be yours.
we will never choose, because you cannot choose for a person and you can never force a person to choose something. मैं जब किसी फेज में था या जब मैं आपसे काउंसलिंग ले रहा था, तो चीज़ें जब हील हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में उसने एक वर्ड यूज़ किया था, केमिकल लोचा। तो एग्जैक्टली क्या होता है दिमाग में जब वो उस फेज में होता है और थेरेपी के बाद उसे ऑटोमेटिकली अच्छा जब लगने लग जाता है या अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है दिमाग में? हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो हमको खुशी महसूस करना है या हमको अच्छा महसूस करना है, उसके लिए वो रिलीज होते हैं। जैसे आपने रनर्स हाई सुना है, अगर आप बहुत अच्छा वाला रनिंग करो, जब आप फिनिश करते हो तो आपको एक यूफोरिक फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। उस समय केमिकल रिलीज होता है, सेरोटोनिन, डोपामीन। ओके, ये जो केमिकल्स होते हैं ये एक्चुअली हमको अच्छा फील कराते हैं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं या हमको ऑलरेडी किसी तरह की परेशानी है, डिप्रेशन में, तब हम दवाइयां लेते हैं। ये दवाइयां सेम वही काम करती हैं, दे रिलीज दोज केमिकल्स इनटू अस एंड वी बिकम मोर केपेबल ऑफ फीलिंग। अगर आप डिप्रेशन के एक्चुअली पेशेंट है और अगर मैं आपको कितना भी अच्छा खाना खिला दूं, आपको स्वाद नहीं आएगा क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा है खाने का। ओके, तो वो केमिकल रिलीज जो है वो उससे होता है। आप ओवरथिंक कर रहे हो, ओसीडी का इश्यूज है, कुछ भी है, तो वी गिव देम केमिकल्स बिकॉज वो ऑटोमेटिकली हार्मोनली आपकी बॉडी में बनते हैं। अब हम इसको कैसे पूरा करते हैं? जैसे अच्छा खाना खाने से अगर आप देखा होगा कई लोग जिनको स्ट्रेस होता है वो जंक खाते हैं। जंक खाने से क्या होता है, आपको फील गुड फैक्टर आता है। वो फील गुड फैक्टर एक्चुअली केमिकल है जो आपकी बॉडी रिलीज करती है। ओके, तो इस हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं थेरेपी में? वॉक के लिए जाओ, नेचर में वॉक के लिए जाओ। नेचर में वॉक करके क्या मिलेगा? सेम केमिकल रिलीज हो रहा है, बट वो 45 मिनट आपको वॉक करना है, आपको आवाजें सुननी है चिड़िया की, आपको हरा रंग देखना है, नीला देखना है, पानी देखना है। अब इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक दवाई खा लो या फिर आप जंक फूड खा लो विच इज इजिली अवेलेबल। दूसरा, सेम वर्कआउट करो। वर्कआउट के बाद में आपने वेट लिफ्ट की है मधुर, आपको पता है कितनी अच्छी फील आती है, हाई आता है कि या दिस इज इट। और उसके बाद पूरा दिन सड़ा हुआ मुल्ले के पड़ोसी घूमता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बस मस्त है। वो वाली फीलिंग मेहनत से है ना। अब अगर आप वो मेहनत नहीं कर पा रहे हो तब आप गलत सहारा लेते हो, तब आप अलग अलग गलत व्यसन के शिकार हो जाते हो या उस जगह पहुंच जाते हो जहां से फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है बाहर आने के। लेकिन एक अगर सीरियसली किसी को इलनेस है, मेंटल हेल्थ, उसके लिए किसी किसी दिन बेड से उतरना, नहाना एक अचीवमेंट है। और किसी किसी दिन अगर आप सही, आपके लिए मैराथन फुल दौड़ना वो एक अचीवमेंट है। लेकिन दोनों अचीवमेंट है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आज तुमने क्या किया, तुम तो सिर्फ उठ के नहाए, उस दिन सिर्फ उठ के नहाना बेड से उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, चैलेंज रहा। आपने अभी वर्ड यूज किया ओसीडी, ये बड़ा सोशल मीडिया पे भी सुनने को मिलता है, ये उसका ओसीडी है, ये मेरा ओसीडी है। इसको क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर। डीएसएम एक मैनुअल होती है जिसमें आप सारे डायग्नोसिस जब आप करते हो जो उसमें लिखे हुए होते हैं उसके हिसाब से आप टेस्टिंग करते हो और उसमें आता है कि ये बीमारी है या एक, जैसे एक फ्लू हो गया और एक एक्चुअली आपको रेबीज हो गया। रेबीज बीमारी है, फ्लू है कि हाँ पासिंग में चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्लू टाइप की मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ रेबीज टाइप रहता है। ओके, तो जब हम ओसीडी की बात करते हैं, जिस व्यक्ति को ओसीडी एक्चुअली है, कोई भी मेंटल हेल्थ कब बीमारी बनता है, इश्यू कब बनता है? जब आपका डे टू डे लिविंग इफेक्ट होना लगे। आपको स्ट्रेस है, आप काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मेरे बच्चों को घुमा रहे हो, सब बिल्कुल चकाचक चल रहा है, तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, यू आर एबल टू मैनेज इट। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप डेस्क पे बैठे हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आपके पास खाना है, आप खा नहीं पा रहे हो, आपकी बीमारी के सारे टेस्ट हो गए हैं, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन आए हो, दैट मीन्स यू हैव एन इलनेस। ओसीडी इज एन इलनेस। सबको होता है छोटा छोटा ओसीडी, आपने देखा होगा हर किसी को, तुमको भी देखोगे तुम्हें कुछ होगा, मुझे भी है। मैं पब्लिक स्पेसेस में ना हैंडल पकड़ने में मुझे बहुत अजीब लगता है। आई ओपन विथ माई एल्बो, आई हैव अ फियर कि नहीं इसमें जर्म्स होंगे, इधर माई फीट और माई एल्बो, सो आई हैव दैट। बट देन देयर आर पीपल, उनको ऑर्गेनाइज करना है, कलर के हिसाब से वो कपड़े रखते हैं अलमारी में कि उनको उस हिसाब से रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का। थॉट्स भी ओसीडी होता है। मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें आ रहा था 1000 टाइप के ओसीडीज होता है।
एक्चुअली इतने हुए तो थॉट्स भी ओसीडी होते हैं। अगर आपको सेम थॉट रोज 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 आ रहा है तो दैट इज एन ओसीडी थॉट ना, बिकॉज वो ऑब्सेसिवली आप उसके बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ यू। सो ऑब्सेशन इज नॉट गुड अबाउट एनीथिंग। वो ये है कि आपके डे टू डे लाइफ को अगर हिंडर नहीं कर रहा है देन यू शुड गो। एंड अगेन लाइक एनी अदर मेंटल हेल्थ वर्ड, ओसीडी को भी ऐसे थ्रो नहीं कर देना चाहिए ना, ओसीडी है मुझे या उसको ओसीडी है वो तो ऐसा करते हैं। नहीं, जो जूझते हैं लोग उनको एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, उनके संग में रहने वाले जो केयर टेकर्स होते हैं उनकी लाइफ में कितने इश्यूज होते हैं, वो एक अलग ही पहलू रहता है। यहाँ पे हम जनरल पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन टर्म हेल्दी ही हम मान के हम जब बात कर रहे हैं 80% हम हेल्दी पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं, जिनका हम विद थेरेपी और विदाउट थेरेपी भी दोस्तों के संग में, घर वालों के संग में वो उसको मैनेज कर सकते हैं, काउंसलर की मदद से वो मैनेज कर सकता है। अभी शादी या मैरिज वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग कि हम लोगों को क्या लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज चलती है इंडियन सोसाइटी में, बट उसके चलने के पीछे रीज़न केवल ये है कि हमें चलाना है। तो जो उसके पीछे लोगों को घुटन हो रही है या वो इतना एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसको कैसे कोई रिजॉल्व करके एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ। ये क्वेश्चन ना इट्स ओपनिंग द पेंडोरास बॉक्स। इतनी इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इट्स नॉट एज सिंपल एंड इट इजी लाइक एनी अदर इशू। इसके बारे में कोई क्रिस्प आंसर या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं जिसका फायदा भी है नुकसान भी है, लव मैरिजेस होती हैं जिनके अपने फायदे हैं अपने नुकसान हैं। क्या हम कर सकते हैं कि हम मैरिज को सक्सेसफुल कर सके किसी भी तरह की, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो? सबसे पहले तो प्री मैरिज काउंसलिंग, दैट इज समथिंग एवरीवन शुड गो थ्रू। शादी क्या है आप बताइए मधुर, आपको शादी क्या है? दो लोगों की आइडियोलॉजी मिल के आगे, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे क्लियर भी नहीं हूँ कि हाँ दो फैमिलीज मिल रही हैं, दो लोग मिल रहे हैं, ये फिर अब आगे 40-50 साल साथ में रहेंगे, इमोशनल फिजिकल सब चीज़ों का एक कनेक्शन है। आपके फर्स्ट 2 सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी थे। फर्स्ट सेंटेंस आपने बोला दो लोग, सेकंड सेंटेंस बोला दो फैमिली। ओके, सो मैरिज इज, क्या देखा है हमने मैरिज के बारे में, क्या हमें समझ में आता है? माता पिता, दीदी चाची, भैया भाभी, हमको ये लगता है मैरिज है, ये मैरिज नहीं है। ये रिलेशनशिप आपने सोसाइटी के लिए, आपने मैरिज का रिलेशनशिप, जो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, नो अदर रिलेशनशिप इज इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली सोशियोलॉजी में जो वर्ड यूज होता है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट अ छोटा सा थिंग, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो जब हम मैरिज में जा रहे हैं इट इज नॉट ओनली पर डे का टास्क, इट इज रिस्पॉन्स। आप जिंदगी में किसी के संग रहे नहीं है, भाई बहन ठीक है, बट उनके अलावा आपने को हैबिटेट नहीं किया है किसी के साथ में, और सडनली आपके रूम में कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके संग में ब्रश भी रख रहा है, तो सामान भी रख रहा है, जो रात में खाना खाने के बाद डकार ले रहा है, या उसकी पैरों से अजीब सी स्मेल आती है, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। आपने ये नहीं सोचा था, आपने डेटिंग की है, डेटिंग में हम बेस्ट परफ्यूम बेस्ट कपड़ा पहन के जाते हैं, बेस्ट सबसे अच्छा ऑर्डर देते हैं, और डे टू डे में अगर वाइफ बोल दे कि हस्बैंड बोल दे बाहर का खाना खाना है, तो हम अपना देखते हैं कितना पैसा बचा है, बिल्कुल नहीं 700 रुपए का है, बिल्कुल नहीं आएगा। बट डेटिंग टाइम में हम पर डे में 7,000 खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम पर डे नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना बेस्ट यूज कर रहे हैं। आप अपना 100% कितनी देर यूज कर सकते हो? 100% एक ही बार यूज होगा, उसके बाद में आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4, मैरिज में 0 1 2 3 4 होता है। लोगों को एक बहुत गलत कंसेप्ट है, मैरिज इज 50-50। नो, marriages are never 50-50. Marriage is what you can bring on the table. Today I have 20, I bring 20, my spouse has to bring 80. Today he has 10, I have to bring 90. It is about making 100. It is never about 50-50. लोगों को बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, मैरिज इज अबाउट 50-50. What 50-50? हमारी खुद की एनर्जी नहीं रहती है कभी कभी 50, हम क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 50 लेके आए? 50 कितना होता है? बहुत होता है। पर डे 50 कोई भी नहीं दे सकता है, पर डे 50 किसी की भी हैसियत पे देने की। मैरिज इज अबाउट व्हाट यू हैव टुडे and what your partner can bring and make it a complete thing. टेबल पे सबको आना पड़ता है, टेबल पे सबको कुछ लाना पड़ता है। इट इज लाइक अ पॉटलक, कि आपने कुछ बनाया, आपने कुछ बनाया, मैंने कुछ बनाया, एंड वी ब्रिंग इट ऑन द टेबल, फिर हम वो खाना खाते हैं। मैरिज ऐसा ही है, सास ससुर माता पिता भाई बहन कुछ कुछ लेके आते हैं।
अगर उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तब आती हैं प्रॉब्लम्स। अगर वो सिंक्रोनाइज्ड है, अगर आपने बनाया एक पास्ता बना लिया, मैंने पूड़ी बना ली, क्या खाएंगे हम? पास्ता पूड़ी? कोई जोड़ ही नहीं है ना। सो थोड़ा सा सामंजस्य होना चाहिए कि भाई मैं आलू बना रहा हूँ तुम पूड़ी बनाओ, आज मैं पास्ता बना रहा हूँ तुम गार्लिक ब्रेड बनाओ। तब मैं यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ फूड दे रही हूँ, बट आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट अबाउट फूड एट ऑल। ओके, सो दिस इज व्हाट मैरिज इज। So when you go in a marriage, you have to go open-minded and open heart. आपने बोला सिंक्रोनाइज होना चाहिए या हमें रोज चलाना है ये चीज़ों को। अब पहले तो होता था चलाना है, अब यदि हम सिंक नहीं कर पा रहे हैं, हम फिट इन नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है कि लोग सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं या चीट कर रहे हैं। ये बड़ा कॉमन हो गया और ये क्यों हो रहा है? इस पे आने से पहले आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जो वाइब्स वाला वर्ड नहीं चला कि हाँ वाइब्स मैच हो रही हैं, या मेरी चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारी चीज़ मुझे अच्छी लगे। Okay. मुझे ऐसा लगता है। कंपैटिबिलिटी अगर आप डिक्शनरी उठा के देखोगे उसका मतलब होता है टू बी इन अ स्टेट वेयर यू कैन बी विद अ पर्सन विदाउट फाइट। बिना लड़ाई के आप किसी के संग रह सको, वो कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी बन के नहीं आती है, कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती है। So if two people who come together, be it siblings, तुम spouses की बात कर रहे हो, तुम siblings ले लो। एक भाई 5 साल बाद पैदा हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, जब वो 5 साल का होगा तो वो 10 साल का होगा। अब इन दोनों को एक संग रहना है तो कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी ना। अब तुम इस चीज को स्पाउसेस में टर्न कर लो कि एक अलग परिवेश में बना है, दूसरा परिवेश में है, उम्र अलग है, जेंडर अलग है, नाउ दे कम टुगेदर, सो दे हैव टू मेक कंपैटिबिलिटी। जब आप कंपैटिबिलिटी बनाओगे तब आपकी मैरिजेस सक्सेसफुल होंगी। कई बार कंपैटिबिलिटी सच में नहीं बनती है, ट्राई करने के बाद। अगर आपने शिद्दत से 100% देके ट्राई किया है, उसके बाद भी नहीं बन रही है, तो हाँ, आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। जरूरी नहीं है वो टॉक्सिक हो, बट हो सकता है उसमें हमको खुशी भी नहीं मिल रही हो, तो हमको अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है। बट शादी में रह के अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हो या बाहर की तरफ ध्यान दे रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि पहले तो शादी पे काम करो ना। आपकी शादी, आपने वो एनर्जी फिर से वापस आ जाते 50-50 वाला कि आपके पास में आज 20 है, वो 20 भी आपने डिसाइड किया बाहर किसी को देने के लिए। व्हाई आर यू नॉट इन्वेस्टिंग? टेक योर इमोशंस एज एन इन्वेस्टमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे फंड में डालोगे ना, आप अपना इन्वेस्टमेंट इधर उधर तो नहीं डालोगे। आप इधर उधर डालोगे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे लो मेरी बैंक ही खराब है। अरे आपने बैंक में रिटर्न कब डाला? आपने रिटर्न इधर उधर डाला है अपना। सो यू हैव टू पुट योर रिटर्न। आपने अपने इन्वेस्टमेंट, इमोशंस को इन्वेस्टमेंट की तरह अगर सोचोगे और इमोशनल इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही गलत कर रहे हो, उसके बाद में रिजल्ट ऑब्वियसली आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिलता। आज के टाइम पे एक तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि पहले ये सब प्रॉब्लम हमें एडल्ट्स में आती थी रिलेशनशिप की। आजकल एक तो टीनेजर्स रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने करियर को छोड़ के। फिर एक टाइम आता है कि उनका होता है ब्रेकअप, फिर करियर में अफेक्ट होती हैं ये सब चीज़ें। तो पेरेंट्स भी ज़्यादा आजकल इन सब में इन्वॉल्व होते नहीं है। तो ये सिनेरियो को आप कैसे लेंगे? So we are talking about the young adults, the teenagers over here. We need to understand one thing. Teenagers are a different type of people altogether. They are neither adults, they are not kids. और इनके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत अलग होता है। इनकी समझ आप देखो कहीं पे भी फौजियों की एक रिक्वायर्ड एज रहती है जब तक वो शादी नहीं कर सकते हैं, एंड आप लेते भी उनको हो जो अनमैरिड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आपके कहने पे अभी कुछ कर सकते हैं। इनका हार्मोन हाई है, इनका टेस्टोस्टेरोन हाई है, दे हैव मोर ड्राइव। तो इनको हैंडल करने के लिए बहुत जेंटल पेरेंटिंग हमको चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए, बैलेंस चाहिए। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी कभी नहीं। आप जो बोल रहे हो यंग अडल्ट्स में, देयर इज अ टर्म कॉल्ड निब्बा निब्बी। सो दोस पीपल आर बेसिकली 12 to 14 और 16 ईयर ओल्ड में कपल बन रहे हैं। इस एक्सटेंट में है, मुझे भी नहीं आई है, लड़की के ग्रोथ भी नहीं हुई है, बट दे आर लाइक इन अ रिलेशनशिप। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप ये शायद ज्यादातर, आई विल नॉट ब्लेम इट ऑन द वेस्ट, बट आई विल से इट इज मेजरली, हमारे यहाँ भी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, सो इट्स नॉट टोटली द वेस्ट थिंग, बट यस वहाँ के जो सीरियल्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें आप हाई स्कूल के बच्चे देखो कैसे दिखते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है, चाहे फिर वो के ड्रामा हो, चाहे फिर वो यूएस का कोई सीरीज हो।
उनमें और हमारे, अब हम लोग क्योंकि उसके हमको वो नॉर्मलाइज लगने लगा है, तो हमने क्या किया है, नॉर्मलाइज कर दिया है इन रिलेशनशिप को। घर वालों ने इन सब चीजों पे वो प्राउडली मदर बोलेगी 15 साल के लड़के की इसकी तो गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बन गई है। तो इफ यू आर नॉर्मलाइजिंग दिस थिंग, then you cannot sit and crib about it and complain about it later on. We need to figure out what kind of household you are in and is it okay in there या नहीं है। तो वो सब चीजें आपको पहले ही बतानी पड़ती है, बाद में आप किसी को कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। 4 साल तक की बच्चे की उम्र जो रहती है, तब तक आपने जो उसका सोशलाइजेशन रहता है वो हो चुका होता है। 15 to 16 में वो रीसोशलाइजेशन करता है जब वो घर के बाहर जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन तो हो चुका है उसका। अब इस बीच में तो सिर्फ बच्चा हाइट और हेल्थ गेन कर रहा है, कुछ नहीं। जो आपने करना था आप कर चुके हैं। अब वो रीसोशलाइजेशन में जिसके संग रहता है, जैसा उसको लगता है वो वैसा सीख रहा है। तो ये सोशल मीडिया से ये लोग अफेक्ट होते हैं, सीखते हैं। टिकटॉकर्स विद दैट लाइट हेयर एंड ऑल दोस हैविंग 2 गर्ल्स हेयर, धक्का मार के निकल रहे हैं एक दूसरे को, लड़की गिर रही है, दूसरा गोदी ले रहा है। ऑल दिस वी हैव नॉर्मलाइज्ड। व्हाई डू वी सी सच क्रिंज काइंड ऑफ कंटेंट? व्हाई आर वी ओके विद इट? व्हाई, वेयर आर दोस पेरेंट्स? There was a case in Delhi जहाँ पे 14 साल के लड़के ने स्टैब करके 30 टाइम स्टैब करके एक आदमी को सीसीटीवी के सामने 20 रुपए के लिए मारा। What is happening? Because the parents are not there. It's not child's fault. It's the parents' fault. Majorly, not always. I'll be politically correct here. बट ऐसे में बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए? ये तो ठीक है, पेरेंटिंग में आज पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, सब चीज़ें। बच्चों का क्या कॉल होना चाहिए कि उनके दिमाग में तो नहीं आएगी ये सब चीज़ें कि ये गलत है, बट क्या एक दो चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सही गलत का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। बेसिकली उनको ये ध्यान रखना है कि पीयर प्रेशर से बचे। आपके मुंह में कोई सिगरेट जबरदस्ती नहीं डालता है। आपको बोला जाता है तू एक कश ले, तू एक कश ले, तू लेके देख, तू लेके देख। तो कहीं ना कहीं आपका मन होता है तब आप वो कश लेते हो। जर्दा कोई मुंह में खोल के नहीं डाल देता है, केनी कोई मुंह में खोल के नहीं डालता है। आप देखते हो किसी को, आप खरीद लेते हो, उसने मना नहीं किया, लेकिन आप डाल रहे हो ना। तो आपका खुद का अपने लिए स्टैंड लेना। रिसेंटली मुझे एक यंग लड़की 13 year old, she asked me, she came to me for therapy and she asked me कि I would like to say no. I said no to what? She said no to guys who are approaching me every day, मेरे classmates. They come and give me a compliment and they say, you know, you're looking very beautiful. Will you be my girlfriend? What should I do? The simple answer is you have to believe yourself. Why am I looking for appreciation from others? I am beautiful. If I start believing, उस बच्चे को तो खैर अलग बात है उसकी थेरेपी का, बट मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। The thing is, once you start believing you are good looking, once you start believing you are better, once you have your own standard, you don't get bothered. ये बिल्कुल कूल नहीं है, ये चिल नहीं कर सकता है, बियर नहीं पीता है। I am okay to be uncool. I am okay to be in a cool group being an uncool person. But the problem is you yourself want to do. You realize वो खुद बच्चे, जब तक आप बच्चे को पेरेंटिंग में वो चीज नहीं दे सकते हो, आपको बच्चे को ये कंप्लीट दे देना है कि भाई यू आर अ पैकेज, यू आर अ पैकेज, यू आर गुड, यू आर ब्यूटिफुल, यू डोंट रिक्वायर अपीजमेंट। अपीजमेंट जब आने लगता है तब बच्चा गलत रास्ते की तरफ जाता है। आप घर से अगर उसको तसल्ली देके रखे हुए हो, वो कहीं नहीं जाता। मुझे 2 टिप्स ऐसी बताओ आप कि कार्टून देख के बच्चों को खाना खिलाना कॉमन, नॉर्मलाइज, बट उसके साइड इफेक्ट भी समझ में आ गए। मोबाइल फेंकना, रिमोट फेंकना, चिल्लाना, गुस्सा करना। क्या 2 प्रैक्टिसेस ऐसी पेरेंट्स करें कि वो इजीली उससे डिस्ट्रैक्ट कर पाए बच्चों को? आज मोबाइल दिखाते हैं, लेकिन ऐसा बताऊं मतलब आपको, पहले ना हमारी नानी नाना हम लोग को खाना अपना बाउल में लेके ना ऐसे दिखाते, देखो बेटा वो कौवा है, और हमारे मुंह में डाल देते थे। तो डिस्ट्रैक्टिव ईटिंग तो होता है, इट्स नॉट बैड, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं तो उनका मन लगाने के लिए करना पड़ता है। प्रॉब्लम है मोबाइल, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्टिव, क्योंकि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करके खिला रहे हो। डिस्ट्रैक्ट करके खिलाना इज ओके, बच्चा तो बच्चा है ना, उसको खेल में इंटरेस्ट ज्यादा है। दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर एंड मोर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग फूड व्हिच इज व्हाट, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। पूरे दिन मत खिलाओ, दे आर ओके विद इट। पूरे दिन पानी मत पिलाओ, वो क्रैंकी हो जाएंगे, रो रहे हैं, तड़प है, ये नहीं पता है कि तुमको भूख लगी है, खाना खाओ तो ओके हो जाओगे। उनको नहीं समझ आता है, क्योंकि वो बच्चे हैं। वो आइसक्रीम मांग रहा है, वो पड़ा हुआ है, आपको शर्म आती है। शॉप पे जब बच्चा नीचे लेट के बोल रहा है चाहिए चाहिए, आपको शर्म आ रही, बच्चे को नहीं आ रही ना, निकल जाओ, पड़ा रहने दो। कितनी, आप देखो, आप रोना शुरू करो, कितनी देर रोगे? I mean, वैसा वाला रोना। बच्चा कितनी देर रोएगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद तो गला सूख जाएगा,
आंसू सूख जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी, खुद ही उठ के ढूंढेगा मम्मी क्या है पापा क्या है। हमें एम्बेरसमेंट लगता है, हमको शर्म आती है, इसके लिए हम उनको आइसक्रीम देते हैं या चॉकलेट देते हैं जो वो मांग रहे हैं, टॉय देते हैं जो मांग रहे हैं। वो हमने अपने आप को चेंज करना है। बच्चा बच्चा है, उसको नहीं पता है ये सही है गलत है। मेरा बच्चा सुनता नहीं है, उसको चाहिए है, वो 2 साल का है, वो 3 साल का है, वो क्या नहीं सुनता है। तुम हो 26 साल के, 22 साल के, 20 साल के, तुम्हें उसको बताना है, वो तुमको बता रहा है। दैट मीन्स यू हैव नो कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। तुम खुद चाहते हो उसको करना। So you need to, the parents need to understand this thing कि बच्चे इस तरह की हरकत करने पे उनको एम्बैरेस नहीं होना है। उनको बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बच्चा अपने आप उठेगा आएगा। टैंट्रम जब बच्चा थ्रो करता है, टैंट्रम में आपने अपने आप को गिवन नहीं करना है, आपको अपने आप को बांध के रखना है। जब बच्चे को वीन ऑफ कराते हैं ना, दूध से वीन ऑफ कराते हैं, 1.5-2 साल पे माँ को बोलते हैं कि वीनिंग कराओ, वरना कंटिन्यूएशन में वो खाना नहीं खाता है बच्चा, वो दूध पे रहता है। तो वीनिंग के टाइम में बच्चा मानता नहीं है, रात को सोता नहीं है, तो माँ को क्या बोला जाता है, मत पिलाओ, रोएगा। पूरी रात पूरा परिवार में एक एक लन जगो, इसको ले लेके घूमो, चुप कराओ, पिलाओ नहीं। ऐसे 2, 3, 4 रात है, आपको बच्चा अलग नहीं सोता है। सुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग रूम में लिटाओ, जाके लेटो, उठ के अपने रूम में आओ, बच्चा आता है, फिर जाके लेटो, फिर सुलाओ, फिर आ जाता है। ये आपको तो मेहनत है ना। तुम बोल रहे हो बच्चे की गलती कहाँ है? पेरेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यू डू मेहनत, बच्चा विल ग्रो अप, ऑब्वियसली वो आएगा, मेहनत है ना। आप उसे कौवा दिखाओ, चिड़िया दिखाओ, दिखाओ ना, डिस्ट्रैक्ट करके ही खिलाना है, बट आप उसको मोबाइल इंस्टेंट, क्योंकि आपको अपने लिए टाइम चाहिए। यू सी द डिफरेंस, दैट इज व्हाट इट इज। इट इज नॉट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम, इट्स द पेरेंट्स प्रॉब्लम। बट इसका सॉल्यूशन हम क्या ले सकते हैं आज की तारीख में कि स्क्रीन टाइम, ठीक है पेरेंट्स भी अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं, सब चीजें, बट वो क्या सॉल्यूशन क्या निकालने हैं आज की तारीख? सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन हमारा यही है दैट यू नीड टू गिव मोर टाइम। कोविड के बाद में आई गॉट अ पेरेंट, they came to us with a child who was hardly 3.5, 4. They said the child has got behavioral issues, major behavioral issues. We checked the child, we did a diagnosis, everything was fine. Then we asked कि बच्चा खेलने कहाँ जाता है? उसने कहा मैंने तो इसको 3 साल में खेलने नहीं भेजा है। क्यों? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ, वो शाम को आते हैं तो हम रात में बाहर निकलते हैं। बच्चा पूरे दिन घर में रहता है, मैंने इसके लिए सैंड कैसल ला दिया है, वो घर में रहता है। उसके लिए मैंने बाकी टॉयज ले हैं, वो घर पे रहता है। सो द थिंग इज यू नीड टू गिव टाइम टू द चाइल्ड, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। देयर इज नो सोशल इंटरेक्शन। इफ यू लिमिट द सोशल इंटरेक्शन, आप 18 महीने 20 महीने के बच्चे को आप बोलते हो नहीं डालना है मुझे, आप डाल दो उसको। अगर आप नहीं देख पा रहे, आप नर्सरी में डाल दो, किसी प्ले स्कूल में। दे इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन, दे लर्न टू से टॉक। बच्चों को बच्चे अच्छे लगता है, बच्चे बच्चों से सीखते हैं, बच्चों को उनके संग में ज्यादा अच्छे सीखने में मिलता है। So you need to interact more. As in a parent, you have to invest not only time, but you have to make a rational decision what kind of time you are giving to the child. आप टीवी देख रहे हो, उसके संग में बिठा रखा है, नहीं, यू गो डाउन, यू डू योर वॉक अराउंड दैट पर्टिकुलर पार्क, लेट द चाइल्ड प्ले। आप नजर भी रखे रहोगे और बच्चा खेल भी लेगा। दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी हैज टू बी डन फ्रॉम पेरेंट्स। लाइक वो फिजिकल के बाद खुद भी थकता है, तो वो खुद भूख लगना वहां से भी एक वो शुरुआत होती है। घर में है, टीवी है, तो वो वैसे ही उसे भूख नहीं लग रही, इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम हो गया तो खा नहीं रहा है। लाइक वो फिजिकल के बाद वो खुद थक के सोता भी, खाता भी शायद। ये तो फैक्ट है ना, जब फिजिकल बच्चा थकेगा तो वो सोएगा भी अच्छे से, खाना भी खाएगा, मांग के खाते हैं बच्चे, फिर कुछ नहीं है तो दूध तो पी लेते हैं एटलीस्ट। बाद में धीमे धीमे बाय द एज ऑफ 5 दे स्टार्ट ईटिंग ऑन देयर ओन, मतलब उनको समझ में आने लगता है कि भूख। लेकिन वो 4 साल तक आपने थोड़ी मेहनत करनी है, बट वो मम्मियों का उतना शरीर साथ नहीं देता है बिकॉज ऑफ डिलीवरी एंड एवरीथिंग। अगर वर्किंग है तो यहाँ पे फिर पार्टनर का रोल आ जाता है, यहाँ पे घर वालों का रोल आ जाता है कि जो भी अवेलेबल हो उस लेडी को 2 घंटे का गैप दे दो, बच्चे को आप ले लो, आप थोड़ा सा घुमा दो, फिरा दो, खिला दो, तो उसको एनर्जी आ जाएगी। तो इट रिक्वायर्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरे एक गांव की जरूरत पड़ती है एक बच्चे को बड़ा करने में। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। अब मैं कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या जो आज एक वही नॉर्मलाइज हो गई हैं चीज़ें, उनको बहुत क्विक इन सब चीज़ों का किसी के दिमाग पे या उसकी सोशल लाइफ पे या पर्सनल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सही है, कितना गलत है, ये सब चीज़ें उस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आजकल लोगों को लग रहा है कि एक लाइफ मिली है, हमें पूरा फुल एंजॉय करना है,
उसमें हम मल्टीपल पार्टनर्स रख लें, हम नशे कर लें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर रहें, ये कैसे आप देखेंगे? YOLO. You only live once. This is the thing that is very much trending. People have this as their Instagram ki IDs, YOLO. Okay, you only live once. You only die also once. Okay, so whatever you are doing, you have to be very clear where it is leading to you. Instant gratification बोलते हैं इसको कि आपने multiple partner किए. Do you realize what kind of sexually transmitted diseases you might getting yourself exposed to? आपकी अगर पैशन ज्यादा है, आपकी अगर सेक्सुअल नीड्स ज्यादा है, nobody is judging you for that. That's okay. But there is a reason the society has come from polygamy to monogamy. There is a reason that we have switched. वरना पहले हम polygamy में थे ना. Why have we switched from polygamy to monogamy? Because ये over period of time ये चीज साफ हो गई है कि घर में शांति के लिए, घर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए आपका जितने कम पार्टनर्स हो उतना आपके लिए बेहतर रहता है. इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. यू टॉक अबाउट टाइम, यू आर मल्टीपल पीपल, हाउ मच ऑफ टाइम यू कैन गिव इट टू दैट. यू टॉक अबाउट मनी, यू हैव मनी, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड. सो इफ यू वांट टू ग्रो इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ, you need to have less and less people involved with you in your life physically. Physical intimacy is something that a person has to be very clear. You cannot have it with multiple people, because the more people you engage with, it takes away not only your physical gratification मिलता है सिर्फ हमको, but it takes away your spiritual energy. It takes away, I'm not talking about spiritual energy much because this is morely about mental health, but yes, it does take away the other energy. Your vibrations lower हो जाते हैं. पहले के ज़माने में हम देखते थे जब गुरुकुल में व्यक्ति जाता था तो उसको जब 25 साल तक उनको बोला जाता था किसी से संबंध नहीं बनाएंगे. रीजन यही रहता है. आज भी ओलंपिक्स में इस चीज को मना किया जाता है that while you are at Olympics you will not be having relationships, sexual relationships during the time of the games. Why? Because it takes away your energy. You will never have a good performance, whether it is in your studies, whether it is in your अपवाद होते हैं. सब जगह अपवाद होते हैं. तो अपवाद का एग्जाम्पल मत देना अपने आप को कि नहीं उसने ऐसे किया था तो मेरे. जो ड्रॉप आउट्स के बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने ड्रॉप आउट किया है कॉलेज से और इतने बड़े बिलियनर बन गए हैं, उनके कॉलेजेस कौन से थे? डू यू नो दैट वो आईवी लीग कॉलेजेस से ड्रॉप आउट होके देन दे मेड अ $multi-million का अपना एंटरप्राइज. आप किसी आसपास के कॉलेज से ड्रॉप आउट करके बोलते हो कि मैं बन जाऊंगा. सेम चीज हैपेंस विथ योर पार्टनर. फोकस ऑन योर एनर्जी. तो आपकी एनर्जी उतनी ही है. हमने पहले भी बोला था जितनी एनर्जी है आप जहां चाहो लगाओ. आपने एक व्यक्ति में लगा दी, उसके बाद जो बची है उसमें आपको अपना टारगेट, अपना ध्येय, आपको अपना एम याद रखना है. इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. व्यसन, आदतें, जो चाहे वो सेक्सुअल अर्जेस हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो कोई भी और व्यसन हो या कोई भी अदर बैड हैबिट है, वो आपने कंट्रोल स्टार्टिंग से ही आपको जाना है. आदत बन गई तो एडिक्शन हो गया ना. एडिक्शन हो गया फिर डी एडिक्शन ही होता है, फिर रिहैबिलिटेशन ही होता है. देयर इज नो वे. आप ये नहीं सोच सकते मैं कल से छोड़ दूंगा. वो कल से छूटता नहीं है. आपके अकॉर्डिंग शादी की एक राइट एज क्या होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए? जब सब स्ट्रगल चल रहा है, सब सफर कर रहे हैं, तो वो क्या एक आइडियल एज होना चाहिए? You have asked me a very big question and I don't know what to answer for it because एज नहीं भी होना चाहिए या फिर जो आपने बोला कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, वहीं पे आओगे आप या एज पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहोगे कहीं? No, I'll clear both the things. The thing is, yes, I have a personal opinion and professional opinion. My both opinion coincide. If you ask for age particularly, it is purely mine. I feel a person between the age of a girl between the age of 25 to 32, she should get married during that time. For a guy, it has to be 27 to 32 again. Okay, because girls mature faster than boys. They have more samaj, they have more, physically also, emotionally also, they have more. This age mein, you are still malleable, you are still ductable, you are still a person who can change yourself for the surroundings and other people. But after that, 32 का जो मैं रफ एज बता रही हूँ, उसके बाद में ना आप पक्के होने लगते हो. आप पीक पे पहुंच गए ना, 30 में आप पीक पे हो, हार्मोन्स के बेस्ट ऑफ यूथ होता है. उसके बाद में आप पक्के होने लगते हो. फिर
पक्के हुए चीज को आप बहुत चेंज नहीं करते हो, ब्रिटल हो जाता है। आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे ना, वो टूटने लगता है। फिर उनके ओपिनियन सेट है। तो अगर आपने शादी करनी है, अगर आपने कभी भी शादी करनी है, तो फॉर अ गर्ल इट हैज टू बी 25 to 32, बायोलॉजिकली ऑल्सो इट हेल्प्स ऑब्वियसली, एंड अदरवाइज ऑल्सो इज द राइट टाइम, क्योंकि आपके पास में काफी टाइम रहता है उसके बाद में सामने वाले को समझना, अपने आप को चेंज करना, देन टू प्लान और नॉट टू प्लान अ फैमिली, वो अकल आ जाती है। बिफोर 25 yes you are too young, but after 25 you are ready to try it out. For a boy it has to be after 27, because by 27 थोड़ा सा आप में मेच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की। मुझे 3 टिप्स आप ऐसी बताइए कि जो कपल्स उनकी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ समाज का प्रेशर है या उनके बच्चे हो गए हैं। अब इससे अच्छे से 3 टिप्स, 3 ही चाहिए, पॉइंट वाइज, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। अगर चलानी ही है शायद, चलाना तो है ही उन्हें, बट वो जो डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, घुटन, घबराहट, उससे थोड़ा बहुत भी कैसे रिकवर कर सकते हैं? इन जनरल लेते हैं हम, कोई पर्टिकुलर केस नहीं है। right? First tip for people who are actually in a marriage and they don't want to go out of marriage for whatever reason is lower your expectations. आपको अपनी expectations थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, तभी आप खुश रह सकते हो। Second, become more independent. ऑब्वियसली आप एक्सपेक्टेशंस कम करोगे, आप थोड़े से इंडिपेंडेंट भी उसके साथ भी बनोगे, अदरवाइज ऑल्सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर इंडिपेंडेंट, देन यू कैन रन दैट मैरिज। थर्ड, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर द रीजन व्हाई यू आर इन मैरिज। इट इज नॉट योर मैरिज, ऑफ कोर्स यू आर नॉट इन द मैरिज फॉर मैरिज, यू आर इन द मैरिज फॉर द चाइल्ड। प्रायोरिटाइज दैट चाइल्ड फॉर विद whom you are in the relationship. ये तो आपने बताया कपल्स के लिए कि ऐसे मैरिज को चलाना है। 3 टिप्स ऐसी जो इन-लॉज फॉलो करें उनके बच्चों की मैरिज को अच्छा रखने के लिए। The first tip for in-laws to keep your child marriage a happy marriage and a good marriage, the first tip is they are not your family, they are your extended family. The minute you start taking them an extended family, कि ये मेरा परिवार बढ़ गया बोलने की बजाय मेरे परिवार का एक और हिस्सा बढ़ा है, they are an extended family now. Once you treat them as a different family, you will obviously make them feel much better and they will live more happily. The second tip is you yourself as an in-laws or parent, हमारे as in a couple रह रहे हैं, आपकी शादी में आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एज इन शादी में हस्बैंड वाइफ रह सके। The minute you treat them as मेरा बेटा मेरा बहू, they become different entities and then the problem starts. Treat them as a unit. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डू नॉट एवर, जिस घर में बड़े भेदभाव करते हैं वो घर पनपता नहीं है। तो जिस घर में इन-लॉज अपने बेटे अपने बहू में अंतर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी बेटी अपनी बहू में अंतर करते हैं, वो घर कभी पनपता नहीं है। सो फॉर इन-लॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी इम्पार्शियल to both of them, whoever it is. So impartiality is one. Then extended family, they have to treat them in extended family. And third, husband and wife are one unit, that you have to remember. इससे हटके फिर से पेरेंटिंग पे मैं एक चीज़ आ रही दिमाग में कि पहले हमारे मम्मी पापा क्या तबीयत से पिटाई करते थे हमारी। आज के पेरेंट्स में वो चीज़ तो मिसिंग है और डरते अलग हैं कि मैंने शाउट भी कर दिया बच्चे पे तो ये रोएगा और फिर ब्लैकमेल करेगा। इन दोनों को आप कुछ रिकनेक्ट कर पाएंगे? इश्यू यही है कि एज एन पेरेंट्स वी ट्राई टू गिव टू मच टू अर्ली टू आवर किड्स, so that they start demanding more before even we realize that we cannot meet the requirements. पिटाई तब करनी पड़ती थी क्योंकि तब उनको गलती की है, आपने सजा दी, आपको सजा देनी चाहिए। yes, punitive punishment should be a part of parental, जब हम बच्चे को बढ़ा रहे हैं तो पेरेंटल उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ठीक है मान सकते हैं कि हमने उनको थोड़ा सा मारना है, बट लिमिट में, ऐसा मारना नहीं है, डराना है, बेसिकली डराना है। दैट इफ यू डोंट डू दैट, kids will never understand where your boundaries. It is a problem of boundaries. It is not a problem of parents. Like parents never have clear boundaries with their own kids. ये बाउंड्रीज को पहले आप अच्छे से क्लियर करो क्योंकि मुझे इस चीज ने बहुत हेल्प किया है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये टॉपिक को अच्छे से एलोबरेट। Okay, boundaries is something, जब मैं नॉर्मल वर्ड बाउंड्री बोलती हूँ आपके दिमाग में क्या आता है? यूजुअली फेंस आती हैं लोगों के, तो या घर की दीवारें आती है, तो वही एग्जैक्टली बाउंड्री है। बाउंड्री 5 तरह की होती है: इमोशनल बाउंड्रीज, मेंटल बाउंड्रीज,
then you have time boundaries, then you have material boundaries, and then you have sexual boundaries. कुछ boundaries हमारी बहुत clear होती है. Material boundary में आपका पैसा आता है, आपकी चीजें आती हैं, जूते कपड़े सब आते हैं. अगर आपने घर में नहीं सीखा है कि आपको आपके घर में कोई आता है, बुआ आई, चाची है, सीधे आपके बेडरूम तक आ गई, दैट मीन्स हमने वो बाउंड्रीज क्रिएट ही नहीं किया. इट इज नॉट ओपन हार्टेडनेस, इट इज बाउंड्रीज. फिर आपको बाद में कब परेशानी होती है, जब आपकी बीवी आ जाती है और वो कंप्लेन करती है कि देखो बुआ जी अंदर रूम तक आ गई, तो हमने तो पहले ही बाउंड्री सेट नहीं की थी. या आपकी पड़ोसन है, वो आपका फ्रिज खोल के सामान देख रही है, अरे हमने बाउंड्रीज ही नहीं क्रिएट की, तो हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं. मटीरियल बाउंड्री होगी, पैसा दिया, गाड़ी दे दी, खराब करके दे दी, पेट्रोल नहीं डाला, बिना पेट्रोल के दे दिया, क्यों आप गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि आपकी बाउंड्री खराब है. आपसे हेल्प कौन मांगता है, जो आपको रिस्पेक्ट करता है, तो जिसको जरूरत होती है, नहीं जिसके लिए आप इजी टारगेट होते हो. जब कोई हेल्प मांगने निकलता है ना, तो 3 लोग को दिमाग में लेके चलता है, और सबसे इजी टारगेट के पास सबसे पहले जाता है. जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसके पास सबसे आखिरी में जाता है. अगर आपके घर के पास में आपके प्रिंसिपल रह रहे हो, आपके चाचा रह रहे हो, और आपका एक ऐसा पड़ोसी है जो जिसके संग आपके कोई रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है बट ओके हैं, आप गाड़ी किससे मांगोगे, सबसे पहले उस पड़ोसी से. नो रिस्पेक्ट. सबसे आखिरी में आप जाओगे अपने प्रिंसिपल के पास में. तो अगर कोई रिस्पेक्ट मांग रहा है ना, सबसे अगर कोई हेल्प मांग रहा है, तो वो हेल्प नहीं मांग रहा है, आप इजी टारगेट हो, आपकी बाउंड्रीज खराब है, आपको अपनी बाउंड्रीज पे काम करना चाहिए. देन कम्स मेंटल बाउंड्रीज. आपके सन में जो कुछ भी हो रहा है, आप अगर शेयर करते हो, किसी को बताते हो, आप डेटा दे रहे हो. आज का जमाना डेटा का है ना, आप डेटा दे दो, अब मेरी मर्जी में उसे कब यूज करूं. आप कहीं से आ रहे हो, आपने अपने लिए कुछ खरीदा है, मैं घर में बैठी हूँ, मैंने देख लिया, मैं आपकी पड़ोसन हूँ या मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तुम क्या लाए हो, कहाँ से लाए हो, तुमने बता दिया कि हाँ यार मैं मैंगो की शर्ट लेके आए और मैंने ये वाला पेन लिया है पाकर का, वेरी गुड, बात खत्म हो गई. हमारी लड़ाई हुई 3 साल बाद, तो मैं बोलूंगी ये तो दिखाने के लिए मुझे वहां से देखो लेके आया था, मेरे मुंह पर इसने बताया था कि ऐसा है वैसा है. तो हम क्या कर रहे हैं, तो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा उसको एज पर देयर ओन कन्वीनियंस उसको मिसयूज करता है. तो हमें वहां पे बाउंड्री बनानी है कि हमें किससे क्या कब शेयर करना है. ठीक है. देन टाइम बाउंड्री. फोन आ गया, आप कुछ काम कर रहे हो, किसी का फोन आ गया, हम फोन लेके बैठ गए, अरे बुआ जी बुरा मान जाएंगी, चाची बुरा मान जाएंगी, फूफी बुरा मान जाएंगी, बात कर लेता हूँ. आपने काम छोड़ दिया, आपका काम पीछे 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 हो गया. अब क्या करेंगे आप अगले दिन के लिए, तो नाउ यू आर स्ट्रगलिंग. फिर आप प्रोकास्टिनेशन मोड में आ जाओगे, फिर आप डिले मोड में आ जाओगे. तो आपकी शुरुआत ही वहीं से हुई है. आपने टाइम बाउंड्री वेरी क्लियर कि अच्छा मैंने इतना काम करना है, इतनी देर बात करनी है. टाइम का एक अलग से आपने कभी देखा होगा, तो टाइम का एक कैप्सूल होता है या टाइम के क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें हम ये डालते हैं इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट. अगर आप टाइम बाउंड्रीज अच्छी बनाओगे, तो आप लाइफ में बहुत सक्सेस पाते हो. आप देखो, चाहे वो नारायण मूर्ति हो, चाहे वो पीएम अपने हो मोदी जी, सबके पास में 24 आवर्स ही हैं. आपके पास भी, मेरे पास भी. वही एक भिखारी के पास में भी है, वही एक हवलदार के पास में भी है. लेकिन आगे कौन बढ़ता है, जो उस टाइम को यूज, जिसके हेल्थी रिलेशंस किसके हैं, जो उस टाइम को प्रायोरिटाइज कर पाए. देन वी हैव द अदर वन इज सेक्सुअल बाउंड्रीज. किससे कितना कब कहाँ रिलेशन की बाउंड्रीज होनी चाहिए. यू के आपकी अर्जी से ज्यादा, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप किसी के संग भी, घर में बाहर में किसी को भी आप अप्रोच कर लो. ये बाउंड्रीज आपको यूजुअली, हमारे यहाँ ये बाउंड्री थोड़ी सी क्लियर होती है. इसके बारे में, इसमें एक फिजिकल बाउंड्री भी होती है, जहाँ पे किससे कितनी दूर बैठना है, किसको नमस्ते करना है, किसको साइड हक देना है, किसको फ्रंट हक देना है, किसको शेक हैंड्स करने हैं. ये सारे फिजिकल बाउंड्रीज में आता है. ये हमको सीखनी पड़ती हैं. सॉफ्ट स्किल्स में भी कई बार हमको सिखाई जाती हैं, अदरवाइज ये बाउंड्रीज हमको क्लियर करनी पड़ती हैं. आई होप आई गिव इट ओवरव्यू. यहाँ पे आपने बोला जो स्टार्ट किया था कि बच्चों को हम लोग ओवर प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ओवर पैम्परिंग हो गई. इसका रिवर्सल केस जब होता है, जब वो अपने ओल्ड एज में आते हैं. आज की तारीख में 5 स्टार ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं. अभी बच्चे पेरेंट्स को 2-2 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, बट वो उनके साथ ना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ना उनसे बात करना चाह रहे हैं. इस समय ना पेरेंट्स की गलती दिखती है, ना बच्चों की गलती दिखती है. ये इक्वेशन, because the economy is like that we have to earn a little bit, we have to work a little bit harder. So money के लिए लोग काम करने लगे हैं, ओल्ड एज होम बढ़ गए हैं, 5 स्टार ओल्ड एज होम आ गए हैं, बट टाइम नहीं दे पाते हैं. दोनों पेरेंट्स, मतलब 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है अब्रॉड में है, ग्रीन कार्ड मिल गया है, सेटल हो गया है, पेरेंट्स यहाँ पर हैं, दे कांट गो देयर, दे डोंट लाइक देयर, तो उनको रहना ही है. ये एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा एज ए सोसाइटी में कि ये चेंजेस आए हैं. इसको आप रोक नहीं सकते हैं, इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड.
some changes have to be accepted at part of कि ये societal change हो रहा है और इसको अच्छा ही है, there's nothing bad in it. There this some changes we just have to accept. These are acceptance changes. क्लास 10th तक के बच्चों को सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि रहेंगे तो सही, आज की तारीख में मजबूरी हो गई है स्मार्टफोन, तो उस स्मार्टफोन को कैसे स्मार्टली यूज किया जाए? गूगल में पेरेंटल फीचर रहता है जो 8-16 तक आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें वो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट्स उसको नहीं यूज करनी है, जिस जगह पे उसको नहीं जाना है, टाइमिंग सुबह उठने के, शाम के उठने के, मोबाइल को एक्टिवेट डीएक्टिवेट पेरेंट के मोबाइल से होता है. आई रिक्वेस्ट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो भी मेरे पास आते हैं उनको मैं बोलती हूँ प्लीज इस फीचर को डाउनलोड कर लो और इसको एक्टिवेट कर लो. 16 साल के बाद में जब बच्चा 12th क्रॉस करता है वो अपने हिसाब से कर सकता है. किसी भी छोटे बच्चे का इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं होना चाहिए, ट्विटर पे अकाउंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज अगर वो बच्चे को सोशल मीडिया से बाहर आना है, उसका आपने डिजिटल फुटप्रिंट दे दिया, उसकी पूरी अवेलेबिलिटी दे दी, उसको डांस ड्रामा सब आपने दे दिया, उस बच्चे की आपने पहचान दे दी. तो कल को अगर उसको कोई भी ऐसा इश्यू आता है जहां पे उसको ये सब हटाना है तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट तो आपने पहले ही डाल दिए, आप खुद नहीं हटा सकते हो. इट कैन बी अ गुड रीजन फॉर विच यू हैव टू रिमूव योरसेल्फ और दैट बैड रीजन यू हैव टू रिमूव योरसेल्फ, यू कांट रिमूव. और एज एन आपका अकाउंट अगर हैक हो गया और आपने अपने बच्चे के अलाउ कर रखा है, उसमें सब कुछ है, हाउ डू यू इवन रियलाइज कि वो कहाँ से किसके पास में. आजकल ये सब चीजें डार्क वेब में बिक जाती है, तुरंत की तरह आपकी आइडेंटिटी बिक जाती है. एआई आ गया है, डीप फेक एआई आ गया है, आपको पता है पोर्नोग्राफी हर तरह की होती है, हर तरह की एज ग्रुप की चीजें यूज की जाती हैं, वो आपके बच्चे के कंटेंट से ही लेके बनाते हैं, कहीं से उनको जरूरत नहीं है, आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको, आप सिंपली उनको टूल दे रहे हो, आप उनको डेटा दे रहे हो. माय रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स इज टू प्लीज गेट दैट गूगल पेरेंटल टूल एंड इंस्टॉल. वो होता ही अवेलेबल रहता है हर फोन में, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है दोनों फोन के संग में, थोड़ा सा काम रहता है, एक बार कर लोगे इट बिकम्स इजी. पेरेंट्स को बच्चों के मोबाइल चेक करना चाहिए या लेट पार्टी से जब वो आता है उससे डांटना चाहिए? बिल्कुल, पेरेंट्स को अपना मोबाइल भी बच्चों के सामने अनलॉक रखना चाहिए, बच्चों को भी अपना अनलॉक रखना चाहिए. नहीं अनलॉक रख सकते हो तो एटलीस्ट अपने पासकोड्स पता होने चाहिए फॉर वेरियस रीजन. सपोज अगर आपके घर में ही आप चक्कर खा के गिर गए हैं, आपके बच्चे को फोन करना है, आपके घर में किसी को करना है, उसके पास वो कॉन्टैक्ट नहीं है, ही नीड्स टू बी एबल टू एक्सेस योर मोबाइल ना, तो आपने उसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं दे पा रहे हो. सिमिलरली ये बॉन्ड आपको बनाना है, बच्चे का मोबाइल तो पेरेंट्स को चेक करना चाहिए टिल द एज ऑफ 18-19, जब तक उसमें ये अकल आने लगे कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, या हमें क्या पता हमारे बच्चे को कौन ब्लैकमेल कर रहा है क्या. अभी एक सीरीज आई थी एडोलेसेंस, इट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन दैट, जहाँ पे आप अपने बच्चे को बिल्कुल छोड़ देते हो, देखते नहीं हो वो क्या कर रहा है. पेरेंट्स शुड हैव एक्सेस टू देयर चाइल्ड्स मोबाइल, दे शुड नॉट यूज द एक्सेस. That's a simple thing. You should know the passcode, but there should not come a time when you have to use the passcode. Similarly, a child should know your passcode, but there should never come up a time when they should use the passcode. I think that's quite clear. Yes. एक बार हम बात कर रहे थे, मतलब मैं जब आपसे सेशन ले रहा था तो एक चीज़ निकल के आई थी, मेरी टीम के एक मेंबर ने बोला कि सर मेरी नीस है 9-10 साल की, बट वो इनोसेंस नहीं दिखती मुझे, वो ना स्किन शाइन कर रही है, ना उसके हेयर इतने सिल्की हैं, ना वो इतने पोलाइटली मुझसे बात करती है. तो ये कोई एक ट्रेंड है या केवल उनका कुछ डीएनए या ऐसा कुछ है? नहीं, दिस इज सोशल मीडिया पे जब आप ज्यादा रहते हो, अगर आपने उस नीस का आपने पूछते हो उससे कि आपकी नीस का कैसा रहा है, कितना टाइम वो उस पर रहती है, मोबाइल पे या टीवी पे, ब्लू लाइट रेडिएशन होता है, आप अंधेरे रूम में बैठ के ही मोबाइल को ज्यादा अच्छे से देख सकते हो, तो आपका वैसे भी विटामिन डी कम हो गया क्योंकि आप धूप में ही नहीं जा रहे हो, आपको वो नहीं मिल रहा है. फिर आपको खुशी लाइक से मिल रही है, लाइक से नहीं मिलती है. अगर आप लाइक्स कम आए, आपकी रील ज्यादा पसंद नहीं की, तो आप एक वर्चुअल वर्ल्ड को एक्चुअली, वो जो मैट्रिक्स पिक्चर में था वैसे ही आप मैट्रिक्स में जीने लगते हो, बट एक्चुअली मूवी नहीं है ना लाइफ इज एक्चुअली आप यही हो, हम यही है. वी हैव टू कट डाउन ऑन द जंक फूड प्रिजर्वेटिव्स टू मेक अ चाइल्ड स्किन एंड बोन्स ग्रो बेटर एंड स्किन बी मोर हेल्दियर, हेयर टू बी मच बेटर. वी हैव टू कट डाउन ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. जो बच्चे ज्यादातर समय गेमिंग में रहते हैं, अभी रिसेंटली पेपर में आता है एक बच्चे की स्पाइन की सर्जरी हुई थी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग गेम ऑनलाइन फॉर आवर्स एंड ही हैड अ प्रॉब्लम, तो उसकी स्पाइन कोलैप्स की थी एंड देयर आफ्टर ही हैड अ स्पाइन सर्जरी एंड ही वाज इन 12th. 12 घंटे का मैराथन गेम खेला था उसने एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के, एंड ही फॉरगॉट टू स्ट्रेटन हिमसेल्फ.
मैं भी ऑनलाइन काम करती हूँ, मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, मैं टाइमर रखती हूँ कि 15 मिनट के बाद में मेरे को आँखें ब्लिंक करनी है, बिकॉज़ दैट वो गीलापन हमारी आँखों का कम होने लगता है, आईज़ हमारी ड्राई होने लगती हैं। देन आफ्टर एवरी 45 मिनट और 1 आवर, यू नीड टू शेक योर लेग, यू नीड टू वॉक इवन इन द सेम रूम। एज़ एन एडल्ट मेरे को टाइमर रखना पड़ रहा है। तो आप ये सोचो, अगर आप बच्चे को नहीं बताओगे ना, उसकी बॉडी में उतनी जल्दी उनको समझ में नहीं आता है, वो वहीं रह जाते हैं। तो उनकी बॉडी को शेक करना, बच्चे का एक रूटीन होना, पार्क भेजना, खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बड़े-बड़े घर लोग ले लेते हैं, बहुत बड़े-बड़े घर ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे बच्चे के लिए खेलने के लिए एक छोटा पार्क भी नहीं होता, एक स्विंग भी नहीं होती है। क्या करेगा बच्चा? पूरे दिन उस घर में ऊपर रूम से नीचे रूम? नहीं करेगा। वो एक कोना पकड़ेगा, बैठेगा, खेलेगा। देन यू कैन नॉट से कि यार ये इसका पेट आ रहा है या इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है या इसके संग ये हो रहा है। बॉडी शेमिंग की नहीं, बट फिटनेस की बात कर रही हूँ कि दे नीड टू बी फिट। तो जितना वो बच्चा आप नहीं कर सकते हो, तो भाई अपने घर में ही मंकी बार लगा दो, बार्स लगा दो, बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटी करने को दो, नॉट द मोबाइल। इट इज यस, एंड वो जो इनोसेंस वाला वर्ड आपने बोला था, दैट इज एक्सपोजर टू मीडिया, बिकॉज इतना ज्यादा कंटेंट आ गया है ना, और इतने गलत गलत कंटेंट इतनी इजी जल्दी आ गए हैं कि जो वर्ड्स और चीजें हमें पहले एक सर्टेन एज पे पता चलती थी, अब हमको काफी जल्दी पता चल जाती है। इनोसेंस तो ऑब्वियसली उसकी वजह से, दैट नॉलेज टेक्स अवे द चार्म ऑफ द एज, दैट हैज हैपेंड। हाँ, आपने बॉडी शेमिंग का बताया कि बॉडी शेमिंग वाला पार्ट है। इंडियन सोसाइटी में आज स्किन टोन को या मोटे पतले को आज भी लेके लोग परेशान रहते हैं, और एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनका लाइफ का एक बहुत बिगाड़ देते हैं उसमें। लाइक मुझे ही लगता है कि अब मैं फिट बॉडी में आ जाऊँ, फिट बॉडी में आ जाऊँ। ये प्रैक्टिस मेरी 15 साल से चल रही है, तो ये बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। It is our society is responsible for making this, because maybe there can be a hormonal issue that you can never be thin bodied and whatever. आप कितना भी वर्कआउट कर लो, बट एक यूरोपियन जिस तरह से भाग रहा है आपके संग ट्रेडमिल पे, वो फास्टर होगा, उसका जेनेटिक्स वैसा ही है। किसी के हिप्स ज्यादा होते हैं, अगर हम ब्लैक अमेरिकन का देखें तो उनके हिप्स ज्यादा ब्रॉड होते हैं, हमको लगता है ये अच्छे लग रहे हैं, हमको ऐसे चाहिए। पॉसिबल नहीं, कुछ तो आपका डीएनए है ना कहीं पे। एज एन सोसाइटी वी फेल टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट टू आवर किड्स एंड पीपल लाइक एवरीवन, जिसको ये समझ में आए कि आप जैसे भी हो, आप वैसे ही अच्छे हो। बीइंग फिट and being thin are two different things. Even being fat and fit are two different things. I'll tell you how. The very simple example is, even if you are 100 kgs, for your BMI तुम्हारा कुछ भी बता रहा है कि तुम over BMI हो, 30-40 भी मैं चल रहा है, you can run, you can lift weight, you don't have any lifestyle diseases like BP, sugar or any other disease for that matter, you are fit. Why you want to lose weight? But if you are thin, still you can't even run or say 2 kilometers or pick up stuff and walk stairs and everything, then you are not healthy, you are unhealthy. So being thin and being healthy and being fit, they are all different things. So we as a society have to promote the healthy and fit lifestyle. आप वर्कआउट करो डेली, 45 मिनट का वर्कआउट करो, 30 मिनट्स का वॉक करो, आप वैसे ही अच्छे रहोगे, कोई डिजीज नहीं है, हमको कुछ नहीं है। Why we need to shed weight? जस्ट टू फिट इनटू। आप अगर स्क्वायर पैग हो और मैं आपको राउंड में डाल दूं, तो आप कैसे फिट करोगे? आप फिट ही नहीं करोगे ना। सो यू हैव टू हैव द सेम काइंड ऑफ एनवेलप जिसमें आप फिट कर सको। आप एनवेलप भी दूसरा रखे हो और अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं आएगा। डोंट ट्राई टू गेट इनटू अ ड्रेस, बाय अ ड्रेस ऑफ योर साइज, इट्स ऑलवेज बेटर। Why you keep a dress which is 2 size smaller than yours and then keep thinking मैं इसमें कब जाऊंगी, मैं इसमें कब जाऊंगी? No, you don't have to. You are 14, go for a 14 size. You're 13, you go for 12, you go for a 12 size. I don't know, there is no 13 size by the way. There are no odd sizes. They are very random sizes and they are European concepts of sizing. अपने टेलर के पास जाओ, अपने मन की ड्रेस बनाओ, पहनो, खुश रहो, वर्कआउट करो, हेल्दी खाना खाओ, no junk food, no preservatives. You live long, you live happy and you live healthy. Happy is more important, I guess, yes. Yes. मुझे 3 टिप्स आप ऐसे दीजिए जिसमें किसी को ये समझ में आ गया कि उसकी मेंटल हेल्थ तो सही नहीं है, बट वो ना किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाह रहा है, ना किसी काउंसलर को अप्रोच करना चाह रहा है, या शायद उसके पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट टिप इज, आप साफ सफाई से शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने घर की डस्टिंग या अपनी वार्डरोब से सारे कपड़े निकाल लो, दोबारा से उसको लगाओ, उसमें भी यू विल गेट सम क्लैरिटी, नॉट ओनली इन योर वार्डरोब बट आपके दिमाग में भी। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट
बाइक क्लीनिंग या साफ सफाई से अगर आप शुरुआत करके देखो, इट विल हेल्प यू। सेकेंडली, आफ्टर दिस अगर आप अपने सारे थॉट्स लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। वाई? एक बार आप थॉट्स लिख दोगे तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ जाता है कि आप बैठ के उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अब क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ नहीं, अब क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन में आ जाता है। एंड द थर्ड पार्ट इज, please just go for some or the other kind of physical activity. If you can do something, if you can hit the gym, please hit the gym. If you can't hit the gym, just go out for a walk or a run. It clears your mind. वो आपको हैप्पी हार्मोन्स देता है, आपका दिमाग क्लियर हो जाता है, और जब अच्छे से पसीना निकल जाता है ना, आप जब वापस घर आते हो, आपको पता हो जाता है कि गलत क्या हुआ था, सही क्या करना था। एक 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 चीज आजकल रील्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न्स पे देखने को मिल रही हैं रील्स। मुझे एक ब्रीदिंग पैटर्न जिसमें इमीडिएट कोई एंजाइटी में है या उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई सा ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए बहुत सारे ब्रीदिंग पैटर्न्स आते हैं। द इजीएस्ट वन विच आई कैन टेल यू राइट नाउ इज, सुना होगा जब गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं, 1 से 10 तक गिनती गिनो। तो 1 से 10 तक की गिनती करनी है, लेकिन इसमें सांस को लेना और छोड़ना है। तो पहले 1 से 4 की गिनती में हम सांस को नाक से लेंगे, और उसके बाद की गिनती में हम सांस को मुंह से छोड़ेंगे, जैसे हम कैंडल को ब्लो कर रहे हो। ओके, ट्राई दिस आउट, इट विल एनी टाइम कुछ भी मूड होगा, यू विल फील बेटर। इनहेल फॉर द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, and exhale for the count of 6 through your mouth, 5 6 7 8 9 10. Now see the difference. सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई। मैं फिर से शुरुआत में जाता हूँ। आपने बोला कि बीइंग नेवल ऑफिसर्स वाइफ हम लोगों की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, बट एज अ सिविलियन हमें तो वो कैंटीन, यूनिफॉर्म, ये बड़ा वो लगता है कि ये लाइफ हमें भी मिल जाए, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। बट एक्चुअल में कैसी लाइफ, कैसी बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, ग्राउंड रियलिटी क्या है इन सब चीज़ों में? पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सबको दिखती हैं, एंड यहाँ पे एज एन नेवल ऑफिसर्स वाइज स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी, हमको अर्दली वगैरह नहीं मिलते हैं। एंड हमारे जो पोस्टिंग्स होती हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह सी कोस्ट के पास नहीं रहती हैं। वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, वहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं, तो हमको हर चीज से डील करना पड़ता है। और इमेजिन उस समय आपका जो बंदा है, आपका जो व्यक्ति है, आपका जो पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, वो सेलिंग करने गया हुआ है, तो आपके दिमाग में थॉट्स भी कैसे कैसे आते हैं। इट इज अ टफ लाइफ, इट इज एनी डे अ टफ लाइफ। आप ये नहीं बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिविलियंस की लाइफ इजी होती है, बट जो आप देख रहे हो मेरी लाइफ में कि यार पार्टी अच्छी चल रही है, इनकी पार्टीज बड़ी अच्छी होती हैं, ये लोग बड़े अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, ड्रेसेस होता है, ये वो अच्छी पार्टीज वो उस समय को भरपाई नहीं कर पाती हैं जब मेरा हस्बैंड मेरे सबसे बड़े बड़े इवेंट्स में था नहीं। मेरे घर में शादियों में जब मैं नहीं जा पाती हूँ और वो सेलिंग कर रहा होता है, जब मैं अकेले बैठी होती हूँ, तो वो एक पार्टी जो साल में होती है उसकी भरपाई नहीं कर पाती है। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कोई इन्हें पकड़ ले, कोई इनको संभाल ले, उस समय जब मेरे पास में कोई भी नहीं होता है, तो उनके आने के बाद में मुझे पर्क्स हमको मिलते हैं, जो हमको अच्छे अच्छे प्ले ग्राउंड वगैरह मिलते हैं, वो उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं कि जो प्ले ग्राउंड है खिलाने के लिए आपके पास में कोई व्यक्ति नहीं है, आप अपने बच्चे को अकेले लेके जाते हो, अकेले लेके आते हो, वो अकेलेपन की भरपाई और कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी आप प्रिविलेजेस दे दो, कैंटीन, आपको कैंटीन दिखती है, बट आपको ये नहीं पता है कि वो कैंटीन से हमको जो मिल रहा है दैट इज बेसिक, वो आपको डीमार्ट में भी यहाँ मिल जाएगा। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट कैंटीन। थोड़ा बहुत जो अंतर रहता है वो राशन का, लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमको राशन मिलता है, सो आई वांट टू क्लेरिफाई है, राशन फैमिली को कभी नहीं मिलता है। इट इज फॉर द ऑफिसर और द पर्सनल हु इज सर्विंग। उसके कैलोरी काउंटेड रहते हैं कि पर डे में उसको 3000 या 5000 कैलोरी, डिपेंडिंग अपॉन वो किस जो मतलब उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके हिसाब से साइंटिफिकली प्रूवन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैलोरीज आती हैं, उसके हिसाब से कैलोरी के कितना राशन मिलना चाहिए वो एक व्यक्ति का मिलता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री राशन, एंड यू रियली थिंक अ फ्री राशन कैन fulfill the void in my heart when I am waiting on my anniversary for my husband to come back, and I know he is not going to come back, and he is gone to Gulf of Salala for some kind of exercise, or he has gone for tropics or any other exercise. I don't even know. There are so many incidences you might have heard which were on news where accident happened. आप जब युद्ध की तैयारी करते हैं तो युद्ध में नुकसान भी होता है, ज्यादातर नुकसान हम ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, पर्सनल्स का देखते हैं, दैट कैन बी एनीवन्स हस्बैंड,
नहीं सो जो वेट रहता है, आप यहाँ पे देख रहे हो इतने शहीद हुए और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं उन शहीदों में हमारे बंदे का नाम तो नहीं है. दे आर नेवर इक्वल. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई गिव यू अ वेरी क्विक एग्जाम्पल. When my second child was about to be born, my husband was posted on a ship called INS Rajput. It's a big ship, beautiful big ship. Pride hai hamari Indian Navy ki. He was over there and he was commander. He was supposed to sail. He was not there. I told him, please don't go. I will be alone and I might get मेरी पहले delivery हो जाए. He said, I have to go. I can't. I am responsible for the engine rooms, and you understand, we have been in Navy for so many years. The same thing that they always give that nice Desh Bhakti, I was like, fine, go ahead. He went. When my child was, I already had one child who was 5 years old. I was in full dilation for 2 days. I was waiting for Saturday, Sunday to go so that on Monday I can send my elder child to school. Then I drove myself to my hospital and delivered my child without my parents, without my mother, my in-laws, anyone, without even my husband. My husband was notified on a satellite phone why he was sailing and he was called by his CEO and he was so much surprised कि why is CEO calling me. मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे को ब्रिज पे बुलाया जा रहा है. वो ऊपर गए, CEO ने उनको बोला congratulations Kateria, and he was like, what happened? He said, you're blessed with a baby girl and he don't know what to do because now he don't know what to do. He can't come back also. He is insane. This is just not me. This is the story of so many other people. So when I see civilian ladies telling कि ये मेरे को कहीं लेके नहीं जाते हैं, ये मुझे कहीं पे घुमाने नहीं ले जाते हैं, हम एनिवर्सरी बर्थडे कैसे मनाते हैं? जब आ जाओगे तुम 2 वीकेंड होगा तब मनाएंगे. अगर उस महीने आ गए तो उस महीने के वीकेंड पे मनाएंगे, नहीं तो वैसे भी हम वीकेंड टू वीकेंड अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे मनाते हैं जब भी अवेलेबल हो. हमारी दिवाली तब है जब तुम हमारे संग आ जाओ, हमारे चेहरे पे वो मुस्कान आ जाए, तुम्हारे आंखों में चमक आ जाए, वो दिवाली होती है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. इट डजंट मीन कि किसी और की कम है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सबका अपना कष्ट है, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी लाइफ. जिस तरह से हमने हुडूद को देखा, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, 25 दिन के लिए खुद पानी भर के ला रहे हैं, खुद पेड़ काट रहे हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड सिविलियंस को हेल्प करने गए हुए हैं, बिकॉज वी आर सपोज टू हेल्प देम. उनके घर भी टूटे, हमारे भी टूटे, बट वो मान के जा रहे हैं हमारी बीवी कर लेगी. Horrible choice किया है. Then we have to get up and we have to rise to the occasion. So to all the viewers who are watching over there, my suggestion to you is be more resilient, be more independent. हमारे पास डिपेंडेंट का कार्ड होता है जिसमें लिखा रहता है दैट आई एम मैरिड टू सो एंड सो ऑफिसर एंड आई कैन यूज द सर्विसेज का फैसिलिटीज. उसके बावजूद आई फाइंड मोस्ट ऑफ दीज फौजी वाइज बीइंग मोर इंडिपेंडेंट and you people out there are not having that dependent certificate. You can do whatever you want. Why you want someone else to come and help you out? You're not a princess in distress waiting for the Prince Charming to bring you out of whatever field you are in. You have to help yourself. There is no cheerleader in the life of cricket game that we are playing. We have to bat, we have to catch, we have to bowl, and then we have to dance on the sixes that we are throwing up. Okay, so you have to be your own cheerleader. You have to lead the way. This entire life, you are the main character. You are the heroine. Why you want to give footage to anyone else? You are the hero. Make the movie of your choice. जो भी आ रहा है जा रहा है वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है. ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा एनर्जी दोगे, तुम्हारी मूवी खराब हो रही है ना, बिकॉज तुम हीरो हो. So once you decide you are the hero, you are the heroine, you become more independent, you become more resilient, and you have less complaints to life. You have to live a peaceful life, a stable life. You don't have to live a happy life. Happy life automatically comes when you are having a very peaceful life. Look for that. The peace is always inside. It's not the outside surroundings. There is a horn and honking everywhere. But the peace runs because you live with your own self. आप सोने अपने साथ जाते हो, अपने दिमाग के साथ, अपने थॉट्स के साथ में. आप अपने पार्टनर के साथ नहीं सो रहे हो. आप अपने घर में अपने चाचा बाबू सब उनके संग की, इन सब के संग में नहीं. इट इज विथ यू. आप सबसे ज्यादा समय सिर्फ अपने साथ बिताते हो, विथ योर ओन सेल्फ. Clean yourself. Keep yourself, your thoughts. Food for your thoughts should be healthy. If once they are healthy, your life automatically comes in the range. And there is no shame in accepting that you have a problem, a mental health problem. It's okay to ask for help. Take baby steps and start small. जब हस्बैंड्स जाते हैं शिप पे या कुछ ऐसा होता है कि एकदम से कॉल आ जाता होगा कि नहीं चलो
जाना है वापस, क्या फीलिंग आती, क्या रिचुअल्स होते होंगे उस टाइम पे? होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारा विशाखापट्टनम में जहाँ पे पोर्ट है, तो जहाँ चैनल मिलता है मेन सी से, वहां पे कॉर्नर पे एक बड़ा सा माता का मंदिर है, सागर माता बोलते हैं उनको। तो जब इनका शिप जाता था तो हम इनके सन से, हमें पता नहीं कब सेल कर रहा है, वो तो चले गए हैं अपना ड्यूटी पे, नॉर्मल 24 आवर 24/7 इन लोग की ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी पे चले गए। हम जाके वहाँ वेट करते हैं कि ये शिप निकलेगा। जब वो निकलता है या उसके पहले सब मंदिर जाते थे माता के, पता नहीं कौन माता है, हम तो जो भी है सारे धर्म के लोग वहां जाते थे, जस्ट टू से कि ये लोग जो जा रहे हैं ना, जो भी शिप में है, ये सारे के सारे इसी शिप के साथ में वापस सही सलामत आ जाए। Because we never know the count that is going and the count that is coming back, how many less we might find in there. So it is never easy. आप छुट्टी पर हो, रिकॉल हो गया, आप घर पे पार्टी प्लान कर रहे हो, रिकॉल हो गया, आप सो रहे हो, रिकॉल हो गया, एंड इफ देयर इज अ रिकॉल यू कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म मैं बना देती हूँ, तुम शूज पहनो, मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म तैयार कर देती हूँ, यू हैव टू सेंड हिम एंड यू हैव टू सेंड हिम हैप्पीली। यू कैन नॉट पुट इन कि तुम जा रहे हो, मेरे संग क्या होगा, नो, यू हैव टू से तुम जाओ आराम से, you take care, I'll manage here. And you have to manage it in here. It is difficult, it is, but it's okay. Now I guess we are veterans, so we know how to manage. थैंक यू सो मच, बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा इन ऑल एस्पेक्ट्स, लाइक मेंटल हेल्थ पे हमें जो बात करना थी वो करी, ये जो एंगल आया बीइंग ए ऑफिसर्स वाइफ, बच्चों की अपब्रिंगिंग, मुझे लगता है कि बहुत सारे फंडे क्लियर हुए हैं आज इस सेशन के बाद। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।